4 वेल रिस्पेक्टेड CPGM हैं, जिसमें आयला माजिद हैं, उनको हमने स्पेशली इंगेज किया है। आयला जो है वो बेसिकली ग्लोबल काउंसिल मेंबर है ACCA की, और शी इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल काउंसिल ऑन एनर्जी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज वेल। एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे बोर्ड्स पे हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड बाय प्रोफेशन शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने यहाँ पर जफर सुबानी साहब को अपने साथ रखा है। जफर सुबानी साहब जो है वो ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, 2005 में ये प्रेसिडेंट थे। और उसके अलावा ही सर्व्ड एज द CEO ऑफ सेंचुरी पेपर्स, he served as the CEO of HUBCO, and he is also the board member of Privatization Commission and many other boards currently, and he is working in the community work also. Our third moderator is Khurram Shehzad, who is a very good analyst, or he is very active on social media as well as electronic media. ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इनका बैकग्राउंड है, और इनका एनर्जी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, बट बहुत सारे इश्यूज पे इनकी एक बड़ी कमांड है। हमने बड़ा एक डिफरेंट ग्रुप को इंगेज किया है विद इन 256 मेंबर्स ऑफ CPG, और हमने किसी एक ऐसे भी मेंबर को इंगेज नहीं किया जो किसी इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंपनी से एफिलिएटेड हो। और जो हमारे फोर्थ नॉट द लीस्ट अदनान रिजवी हैं, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज द पार्टनर ऑफ KPMG, मर्जर एंड एक्विजिशन इनकी मेन वो है। हमारा कराची का जो हम बात करते हैं डेवलपमेंट इनिशिएटिव की या रिवाइविंग कराची की, तो हमने आज से 3 साल पहले एक एनुअल मुशायरा शुरू किया, जो कराची का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मुशायरा है। और ये मैं नहीं कहता, ये हम नहीं कहते, बल्कि इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद से लेके इरफान सत्तार और जितने मुल्क के नामवर शुराए कराम हैं, उनका मानना है कि ये सबसे आउटस्टैंडिंग मुशायरा हर साल हम करते हैं मोहट्टा पैलेस पे। तो उसके जो कन्वीनर हैं वो अदनान रिजवी हैं, और आज ये इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज पे बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई एम हैंडिंग ओवर द फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस डायलॉग to our 4 members of the panel of moderators। और ये जो Zoom पे हमारे बहुत कम लोग हमने इनवाइट किए हैं, जो बेसिक हमारा मीडियम है फेसबुक लाइव है। नटशेल कॉन्फ्रेंसेस अगर आप टाइप करें अपने फेसबुक पे तो हमारा पेज ओपन होता है, और वहाँ पर ये सब फेसबुक लाइव कवरेज चल रही है। तो जो हमारी मेजर पॉपुलेशन ऑफ कराची या आउटसाइड कराची है, वो वहाँ से इसको बैठ के अटेंड कर रही है। और मैं हैंड ओवर करूंगा आयला को, और उसके बाद आयला जो है वो क्वेश्चंस बाद में लेंगी, बट उसके बाद वो मोनिस पहले स्टार्ट करेंगे, बट आयला जो है वो आप फर्दर प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेंगे। ओवर टू यू आयला। Thank you, Asfar. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Monis. Thank you so much. आपने हमारे लिए निकाला टाइम। जो कराची इलेक्ट्रिक और जो पावर सेक्टर के जो पाकिस्तान में इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत क्रूशियल और सबको अफेक्ट करते हैं। तो हमारा जो आज की जो डिस्कशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड के इश्यूज क्या हैं डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो जनरेशन साइड के हैं, चाहे वो रेगुलेटरी साइड के हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन साइड के हैं, एंड व्हाट इज KE डूइंग। सो हमारा जो फॉर्मेट ऐसा है कि हम इसको आपसे ये इन एरियाज पे समझना चाहेंगे, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू इफ यू कैन गिव अस एन ओवरव्यू of the dynamics of KE, and KE की एक यूनिक पोजीशन है कि ये जनरेशन में भी है, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, and it is serving a huge consumer base. So we would like to hear from you an overall sort of operations and functions of K Electric, and then we would like to then go in various themes, and we'll also then be sharing the questions जो हमें बहुत सारे रिसीव हुए भी हैं और जो साथ साथ हमारे पास फेसबुक लाइव पे आएंगे। So thank you, Monis, over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much सारे जो हमारे honorable moderators and the people who have joined. I understand that you know there is no one in this group who cannot understand Urdu, so we can do both. वैसे भी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और मैं कहीं IBA वगैरह गया भी नहीं, तो अगर but again if there are people who cannot understand Urdu, then you know I can continue in English. नहीं, आप उर्दू में बात करें सर, ये मसले ऐसे हैं कि पूरी हमारी मैसेज को समझना है। प्लीज गो अहेड। ठीक है, ओके। तो अगेन थैंक यू।
उर्दू में मजा भी आएगा एग्जैक्टली। नहीं, मैंने कहा कोई अगर ऐसे लोग हैं जो कि आपके कहीं बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं, who cannot understand, then you know it would नहीं, वो क्वेश्चन आएगा तो we'll cater to it इंशाल्लाह, no worries। ठीक है। So and again if anyone you know who wants me to just speak in English, please write in the comment box so that I can switch। अच्छा, so thank you very much for the introduction and खास तौर से कि हमारे के मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल जी, मैं कराची से एसोसिएटेड हूँ डिफरेंट कंपनीज एंड नाउ के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक बिल्कुल यूनिक है एंड इट इज द ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी हु हैज इट्स ओन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बहुत कोई असद साहब की जो प्रेजेंटेशन थी ऑब्वियसली हमने देखी भी थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली थी। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर बिकॉज दैट अगेन इज अवेलेबल टू यू एंड यू कैन लुक एट दैट। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहूँगा कि जब ये 10-11 साल पहले काम शुरू हुआ था, वेरी क्विकली एंड फ्यू नंबर्स आपको उससे थोड़ा सा अंदाजा होगा कि व्हाट इज द जर्नी। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है कि 2008-9 के अंदर हमारी EBITDA $80 मिलियन नेगेटिव थी। के इलेक्ट्रिक के अंदर कोई प्रोजेक्ट एनविजाइज्ड नहीं था। उस वक्त ये कहा जाता था, उस वक्त बाय द वे पाकिस्तान के अंदर I lived in Islamabad for 2 years in 2003-2004। और जब मैं इस्लामाबाद गया तो, और मैं कराची से गया था, तो मैंने जो घर लिया मैंने उससे कहा जनरेटर, तो उसने कहा जनरेटर क्यों चाहिए आपको? मैंने कहा यार लाइट जाएगी। कहते क्या मतलब लाइट क्यों जाएगी? मैंने कहा अच्छा लाइट ही जाती है यहाँ पे। तो उसने कहा कि नहीं मतलब भाई आप जनरेटर क्यों चाहिए आपको? खैर जी हमने जनरेटर नहीं लिया, जाहिर बात है कराची के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपके पास जनरेटर नहीं होगा। फिर आप लोग को ये भी मैं थोड़ा सा मेमोरी अगर रिफ्रेश करूं, सो 2010-11-12 में जब के इलेक्ट्रिक का एक 560 मेगावाट का प्लांट आ गया था, तो ये बात होती थी कराची में लोड शेडिंग नहीं होती, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग होती है। कराची के अंदर जब हमने सेगमेंटेड लोड शेडिंग शुरू की थी, मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड्स पे मौजूद हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोग को जब कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि नेपरा ने इस पे हमारे शो कास्ट करके हमें चार्ज किया था कि आप ये जो सेगमेंटेड लोड शेडिंग कर रहे हैं ये इलीगल है। 2013 में फेडरल गवर्नमेंट ने इस सेगमेंटेड जो हमने शुरू की थी 2010 में, जब हमने इंडस्ट्रीज को लोड शेड फ्री किया था और हमने एरियाज बनाए थे लो, मीडियम, हाई, और हमने उसके अंदर लो लॉस के अंदर लोड शेडिंग खत्म की थी। 23-24% ऑफ कराची वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लोड शेडिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं जिसमें लिखा गया था कि जो केई कर रहा है दिस इज द सॉल्यूशन टू द सर्कुलर डेट। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स में मौजूद है और आप लोग को जब भी अगर ये जो मैं बातें कह रहा हूँ चाहिए होंगी तो आप असफर के जरिए या खुर्रम के जरिए बताएं। हम वी वांट टू शेयर सो दैट whatever I am saying you should know that what I am saying actually has happened। तो 2013 में जब गवर्नमेंट की पावर पॉलिसी आई तो उन्होंने इस सेगमेंटेड लोड शेडिंग को अपनी पावर पॉलिसी बनाया और नेपरा ने जो डिसीजन दिया उनका कि वेल वी स्टार्टेड दिस ऑन के बट सिंस नाउ दिस इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, हम ये जो शो कर रहे हैं इसको विड्रॉ कर रहे हैं। सो ये मतलब मैं कहूँगा कि हम ट्रेंड सेटर थे जो ये हमने काम शुरू किया था। 2009 के अंदर जब हम लोग 8-9 में के इलेक्ट्रिक में हम काम कर रहे थे तो ये नंबर्स भी सारे ऑन रिकॉर्ड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं कि हमारे पास 18,500 लोग थे जिसके अंदर 17,000 नॉन मैनेजमेंट लोग थे और 1,500 मैनेजमेंट थे। ये एक नंबर है जो कि अगर अगेन आप लोग कहेंगे तो हम विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट नंबर टू यू। इट इज अ रियलिटी, इट्स नॉट अ जोक दैट वी हैड मोर गार्डनर्स देन इंजीनियर्स। We had telex operators while there were no telex machines। So जो जहां से चले हैं ना वो ये environment था कि यूनियन किसी एक आदमी का ट्रांसफर नहीं करने देती थी बगैर उनकी इजाजत के। And again I don't want to go into the entire detail how we moved to a situation where we have approximately 12,000 employees जिसमें कि 6,000 मैनेजमेंट हैं, 6,000 नॉन मैनेजमेंट हैं, कुछ OSPs भी हैं एंड उसके अंदर हम मैं क्लेम ये करूंगा कि पाकिस्तान के हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज से लोग हायर करते हैं। इंजीनियर्स फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर्स हमारे पास रहे हैं। सो एंड यू हैव सीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इस पूरे बैकड्रॉप के साथ के हम जहाँ से मूव किया हमने, जाहिर बात है एक टैरिफ था
जिस वक्त हमने शुरू किया था काम 2008, 9, 10 में, उस वक्त जनरेशन नहीं थी। उस वक्त हमसे कहा जाता कहीं से जनरेशन ले आओ। आपको याद होगा कार की आया था जिस पे बाद में मसले भी हुए। हमने बहरहाल एक 560 मेगावाट का प्लांट लगाया, जो कि सेम मशीन्स थी जो नंदीपुर में लगी हैं, सेम मशीन्स। मैं ये भी हार्बिन वाज आवर कॉन्ट्रैक्टर, जी मशीन्स थी। जब हम इसकी फाइनेंसिंग लेने के लिए गए थे कोफैस के पास, ECA की, तो हमें बताया गया था कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ले ली है मशीनें, तो अब पाकिस्तान लिमिट एब्जॉर्ब आपकी हमारी खत्म हो गई है, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू ECA सपोर्ट। नंदीपुर आपके सामने है। वो जो 560 मेगावाट था, इट गॉट डिलेड, उसकी COD डिले हुई थी तकरीबन 5 घंटे। जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे 5 घंटे के बाद वो सिंक्रोनाइज हो गया था सिस्टम से, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज अगेन KE मैनेजमेंट जिसने कि वो प्रोजेक्ट लगाया था। मेरे पास नंबर्स हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हमने हमारे जो भी के इलेक्ट्रिक के जो है जरा इन्वेस्टमेंट के नंबर्स जो है ना पिछले 6 साल के, प्लीज जरा डिस्प्ले करो स्क्रीन के ऊपर। कौन है? अयाज, समीर, जो भी हैं, जरा प्लीज वो नंबर डिस्प्ले कर दो यार, स्क्रीन शेयर कर दो उसका। जल्दी करो यार, हो गई है। मैं एक नंबर दिखाना चाह रहा हूँ सर। ये जो है पिछले आप समझ लें 2014 से 2019 तक की जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कैपेक्स है। ये भी फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर एक क्रिटिसिज्म ये होगा कि यार आप जनरेशन तो ले आए मगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ठीक नहीं किया, आपकी सेफ्टी के मसाइल हैं, आपकी स्टेट रिलायबिलिटी के मसाइल हैं, और आपके जो है नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम ये कभी भी क्लेम नहीं करते कि हमारा नेटवर्क कोई बहुत ही आउट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट नेटवर्क है। उसकी इन्वेस्टमेंट एक पहले स्टेज में क्योंकि जनरेशन लाना ज़रूरी था, जनरेशन आई है, उसके बाद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की ज़रूरत थी, वो आई है, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे भी पैसे लगाए गए। और अभी जो अगले साल के प्लान है, जो आपकी क्वेश्चंस में भी आएंगे, देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके साथ साथ फिर मैं ये कहूँगा कि जो जर्नी था उसके अंदर, और अभी जैसे आयला ने भी सवाल किया कि जो चैलेंजेस क्या हैं, आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है सर्कुलर डेट, हमारे लिए भी रेलिवेंट है। ऑल्दो मैं फिर ये कहूँगा कि मैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि के इलेक्ट्रिक सर्कुलर डेट में 0 है, while we are being impacted by the non payment। मगर एक हमारा टैरिफ है। पहले भी शायद ये बात हुई है कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी क्यों देती है। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी नहीं देती है, गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी देती है, क्योंकि जो हमारा टैरिफ है उस टैरिफ के ऊपर कितना लोगों ने पे करना है और कितना गवर्नमेंट ने पे करना है, ये फैसला गवर्नमेंट करती है। अगर आज गवर्नमेंट पूरा टैरिफ जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दे, तो के इलेक्ट्रिक की कोई सब्सिडी की पेमेंट जो है वो 0 हो जाएगी। सो ये उनका डिसीजन नंबर 1। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितना टैरिफ डिफरेंशियल है, मतलब अगेन एक हमारा टैरिफ, एक गवर्नमेंट का डिसीजन, हाउ मच हैज टू बी चार्ज टू द कस्टमर्स, एंड देयर इज अ डिफरेंस। अगर गवर्नमेंट उसको रिड्यूस कर दे, 0 कर देती है, और के इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी बिल्ड टू द कंज्यूमर्स ऑफ कराची, तो अगर हम उसके बाद रिकवरी कम करें, TND लॉस ज्यादा करें, प्लांट्स इनएफिशिएंटली चलाएं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 रुपया भी बिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी। और जब ये इवन 2008-2009 में भी जब हम 80 मिलियन डॉलर की नेगेटिव एबिटा क्रिएट कर रहे थे और हमारी इक्विटी माइनस हो गई थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमको कोई उसको हमें फाइनेंस नहीं किया, ना हमने गवर्नमेंट को जाके कहा कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, आप हमें दे दें, जो कि अनफॉर्चुनेटली सारी डिस्कोज में हो रहा है। आप लोग नंबर्स भी देखते होंगे, आई थिंक वो जो पुरानी वाली प्रेजेंटेशन है उसमें भी था कि while there are discos who have losses as low as 10%, recovery 99%, मगर उनका लॉस है कोई 24 अरब का, किसी का 34 अरब रुपए का, तो वो लॉस कैसे फाइनेंस हो रहा है? वो सर्कुलर डेट पे फाइनेंस हो रहा है। ये जो 2.2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, ये जनरेशन में क्रिएट नहीं हो रहा, ये ट्रांसमिशन में क्रिएट नहीं हो रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिएट हो रहा है, एंड केई कंट्रीब्यूशन इज 0 इन दैट। मैं आपको बहुत दावे से ये बात कह रहा हूँ। आप एक इसमें बस पॉइंट ये है मुनिस, आप ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जहाँ बिलिंग हो रही है,
उसकी रिकवरी नहीं हो रही, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये इसे अपने ऑडियंस के लिए मैं सवाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द एबिलिटी जी टू whatever you generate and transmit, there's a cost. देखिए एक और बात हो जाएगी कि यार आपका टैरिफ ज्यादा है, ठीक है ना। हमारा टैरिफ ज्यादा इसलिए है कि हमारे टैरिफ के अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे पास फर्नेस ऑयल के प्लांट है, हमारे पास गैस का प्लांट है, हमारे पास आरएलएनजी से या गैस से चलने वाले सब्स्टिट्यूट प्लांट्स हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने इंडिजिनस गैस कम कर दी, हमारा एग्रीमेंट। मैं भी कह रहा हूँ कि देखिए बातें इतनी सारी है कि किसी एक बात को हम अगर लेके चलेंगे ना तो वो अच्छा है, क्लोज हो जाएगी, वरना तो हम विल बी एवरीवेयर, मतलब गैस इशू, सप्लाई। सो अगेन क्वेश्चन आंसर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर हम कोई 2-3 इशू को सेलेक्ट करके फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्लोज कर लेना तो हम, ठीक है ना। सो अगेन इसमें आप आगे बात यही हो जाएगी कि जी आप के पास पावर नहीं है, हमारे पास उसके प्लान्स थे, हम कोल का 700 मेगावाट का प्लांट ला रहे थे, वो गवर्नमेंट ने 2016 में नेपरा ने अप्रूव कर दिया था, गवर्नमेंट ने उसको रुकवा दिया, वो उसकी पावर अवेलेबल नहीं है। उसकी प्लानिंग उस वक्त हुई थी जब हम पे कॉन्स्टेंटली ये कहा जाता था कि आपको 650 मेगावाट नहीं मिलेगा। हमने अपना प्लांट लगाने का प्लान किया। ये अगर आप लोग को सबको याद होगा कि 2015-16 में मेरे पास उसकी भी सारी क्लिपिंग मौजूद है, अगर है जरा ले जाना क्विकली वहाँ पे, कि उन्होंने कहा था कि ये 650 डिसकंटिन्यू हो जाएगा, केई को अपनी जनरेशन करनी चाहिए। केई ने प्लान किया 900 मेगावाट जो हमने लगाया आपके सामने, अभी इंशाल्लाह अगले साल चलेगा 700। हमने 2016 में कंसीव कर लिया था, टैरिफ आउट कर लिया था। गवर्नमेंट ने पिछले 2018 तक उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला और अब उन्होंने फाइनली कहा है कि हमसे बिजली ले लो। हमसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये जो आप देखें ना, ये 2015-2016 की न्यूज क्लिपिंग है कि डिनाइड एक्सटेंशन इन पावर एग्रीमेंट, नो एक्सटेंशन इन पावर सप्लाई अकॉर्ड with KE after January 26, यानी January 26, 2015। So जब के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्रोजेक्ट्स कंसीव कर रहा था तो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कर रहा था। आज जब ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, केई इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क से 1000 मेगावाट बिजली दे सकता है। एनटीडीसी की साइड से इस सिस्टम को ऑगमेंट इसलिए नहीं किया गया कि वो ये कहते थे कि हमने तो आपको एडिशनल बिजली देनी नहीं है, तो हम पीछे सिस्टम को क्यों अपने रिहेबिलिटेट करें या इस पोजीशन में। और जो कल अगर आप लोग ने सुना होगा, असद उमर साहब ने जो 500 मेगावाट का ऐलान किया है, उस 500 मेगावाट के अंदर जो हम उनको अंदर ये समझा रहे थे कि एनटीडीसी अगर अपने कंडक्टर्स को इम्प्रूव कर ले तो एग्जिस्टिंग नेटवर्क कम से कम 300 मेगावाट और बिजली दे सकता है। उन्होंने कहा यार ये तो आप सीसीओई में ले आए और ये करा दे, और जो 525 मेगावाट है उसमें 300 वो है, और हमारे 900 मेगावाट की एक टरबाइन है जो कि नेट एडिशन 200 तकरीबन 250 मेगावाट आएगी, तो उन्होंने उसकी बेसिस पे 525 में 500 मेगावाट का अनाउंस किया। सो अब चक्कर ये है कि ये सब पूरे पाकिस्तान को या पूरे कराची को ये एक्सप्लेन करना कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आपने कई ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो अब हम जितना भी एक्सप्लेन करें एक नॉर्मल आदमी को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि अगर गवर्नमेंट जून के एंड में ये डिसाइड करती है कि हमने इलेक्ट्रिक को 1400 मेगावाट और देना है, और उस 1400 मेगावाट के लिए एक स्टेप डाउन 500 to 220 केवी का ग्रिड बनेगा और एक और 220 केवी का ग्रिड बनेगा, तो ये बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी अप्रूवल के कोई 200-225 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। और अगेन आप लोग में जितने माशाल्लाह इंजीनियर्स होंगे वो समझते होंगे कि इंटरकनेक्शन बनाने के लिए एक डायग्राम होना चाहिए, कोई लोड फ्लो होना चाहिए, जिसने पावर देनी है उसके साथ कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पे तार लाके और एक जैसी इजाजत मिले एक हुक कुंडा डाल करके 500 मेगावाट बिजली को ट्रांसमिट कराना शुरू कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और हमने फिर भी उसके ऊपर अपनी जो है वो यानी काम शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह हम समझते हैं जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए इट इज चैलेंजिंग, बट होपफुली इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू come up with all those grid stations and transmission lines. उसमें right of ways involved होते हैं, मतलब we are talking about at least 20 किलोमीटर of 500 kV circuit जो लगेगा between मौरीपुर से कैनब तक। अभी जब उसके right of ways लेने के लिए जाएंगे तो खैर अगेन तो केई ने उस एक स्टेज से शुरू करके आज आपके सामने मौजूद है, इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, टैरिफ बीच में आपके सामने फ्रॉम अ एफिशिएंसी बेस्ड टैरिफ इट वाज कन्वर्टेड टू एक कॉस्ट प्लस टैरिफ बन गया।
मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है पूरे मुल्क के लिए कि टैरिफ की प्रेडिक्टेबिलिटी बड़ी सर्टन होनी चाहिए। इवन अगर आपको फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन करनी है, आप देखें आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट्स हैं, भिक्की, हवेली, बहादुर शाह, उसकी प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में पिछले 6-8 महीने से हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उसको टैरिफ क्या दिया जाएगा। तो एंड अगेन दे आर प्रॉब्ली 60-61% एफिशिएंसी के प्लांट हैं। इससे अच्छी इस वक्त शायद टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया में, बट वी आर अनेबल टू डू इट बिकॉज द टैरिफ इज नॉट देयर। वी डोंट नो अब कोई इन्वेस्टर आएगा वो क्या टैरिफ लेगा। सो ये एक जो रेगुलेटरी हमारे इश्यूज हैं जिसमें डिलेज होते हैं। अगर मैं सर्कुलर डेट की बात करूं आपसे, हम इस वक्त नेट 100 बिलियन रुपीस मांगते हैं फेडरल गवर्नमेंट से नेट, यानी हमें रिसीवेबल है तकरीबन 200। हाँ, ये पूरे साल का ये बैलेंस बता रहा हूँ आपको इस वक्त का, जी कि जी। इस वक्त हमें रिसीवेबल होगा तकरीबन कोई 210-215 बिलियन के करीब, और हमारी लायबिलिटीज हैं टुवर्ड्स एसएसजीसी एंड सीपीपीए जो जहाँ से बिजली दी जाती है, वो तकरीबन 100 अरब रुपए बनते हैं। ये भी नंबर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्योंकि एसएसजीसी का तो अपना ही नंबर 100 बिलियन है, तो एसएसजीसी के नंबर में उन्होंने मार्कअप चार्ज किया हुआ है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे हिसाब से 13.7 बिलियन बनता है, उनके हिसाब से 25 बिलियन बनता है। मगर अगर आप 25 और 11 का डिफरेंस सिर्फ ये है दैट वी हैव पेड दोज अमाउंट्स एज प्रिंसिपल, उन्होंने उसको मार्कअप में एडजस्ट किया हुआ है। अगर हम बिटवीन 2000 शुरू से हमने कितनी पेमेंट की, उन्होंने कितने बिल किए, अगर हम एक इसका मूवमेंट शेड्यूल बनाएंगे जो अकाउंटेंट्स इन दिस फोरम वुड अंडरस्टैंड, ओपनिंग इतना था, इतना बिल हुआ, इतनी पेमेंट हुई, तो वो पेमेंट और बिलिंग रिकंसाइल्ड है, सिर्फ वो 11 बिलियन की एडजस्टमेंट का इशू है। सो अगर हम प्रिंसिपल देखते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट रिसीवेबल है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट इज अराउंड 210-215 बिलियन रुपीज। जो प्रिंसिपल हमारी लायबिलिटी है वो तकरीबन 100-110 बिलियन है। तो नेट हम 100 बिलियन रुपए हमें चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हमने इसको फाइनेंस किया हुआ है इस वक्त। अगर हमारी बैलेंस शीट 2019 की भी देखेंगे तो आपको कोई तकरीबन 60 बिलियन 65 बिलियन की बोरोइंग नजर आएगी। अगर आप टैरिफ में समझना चाहते हैं, मेरे पास के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में जीरो कॉम्पनसेशन है। 280 बिलियन की हमने सेल की है 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमें बिफोर टैक्स 6 बिलियन रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भी हम ये जो 900 मेगावाट प्रोजेक्ट करें, दिस इज अप्रोक्सीमेटली $650 million, एंड दिस इज वन प्रोजेक्ट। वी हैव टू डू ट्रांसमिशन अपग्रेड्स, वी हैव टू कम अप विद डिस्ट्रीब्यूशन थिंग्स। हम अभी भी आईएफसी से भी बात कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करें। सो ये जो अगेन कहना कि इलेक्ट्रिक ने कुछ नहीं किया, जितने आप उठा के देखें। मैं क्वेश्चन से आता हूँ। आपने देखिए बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से शुरू किया, क्या हालात थे, कैसे उसको इम्प्रूव किया, लिक्विडिटी के क्या इश्यूज हैं, रेगुलेटरी साइड के क्या इश्यूज हैं। अब आगे चल के मैं आपसे और भी क्वेश्चंस करता हूँ, मेरे और पैनलिस्ट भी साथ हैं। एक दो तीन क्वेश्चंस बड़े बेसिक हैं, वो मैं पहले आपको जरा आपसे करता हूँ ताकि उस पे एक आपका जो है रिस्पॉन्स आए और फिर हमारी ऑडियंस समझ सके कि अभी जो हालात चल रहे हैं वो क्यों जो है वो हो रहे हैं हालात ऐसे, और हमारा एक आम आदमी एक कॉमन करा कहते हैं हम। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की तो बड़ा एक अच्छा मेरा क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि जी भाई ब्रेक हो गई आपके पास, थोड़ा सा सवाल अगर आपने कर दिया तो रिपीट कर देते। नहीं, मैं सवाल कर देता हूँ। देखिए मेरा सवाल ये है कि अभी आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की है और रिसेंट जो है वो जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि 40% जो है वो इंक्रीज है प्रॉफिटेबिलिटी में। 40% अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें, यानी कि इस लास्ट जो रिजल्ट्स आए उनको लास्ट ईयर के सेम पीरियड के रिजल्ट से अगर कंपेयर करें, 40% का जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी आई है। देखें ये हम शायद जो नॉन लेमन है वो तो शायद समझते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ड्राइव हो रही है, लेकिन हमारे एक ऑडियंस के लिए अगर आप बताना चाहें कि 40% की अगर 40% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत होती है और डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड भी चल रहा है, लेकिन आपकी जो सप्लाई है और इसके बावजूद कि बिलिंग जो है वो हर कोई पे जरूर कर रहा है और आपका 90% प्लस जो है वो रिकवरी रेट है, बल्कि काफी हद तक तो क्लोज टू 100% भी हुआ भी है। ये क्या मसला है? 40% प्रॉफिटेबिलिटी तो आ रही है, बट एट द सेम टाइम जो सप्लाई है पावर की वो और फिर बिलिंग, इनको जरा आप ये थोड़ा सा मिसमैच है, इसमें थोड़ा सा आप बताना चाहें ऑडियंस को कि इसमें क्या मसला है? क्योंकि लोग ये कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़ी जबरदस्त आ रही है,
हमें बिजली मिल नहीं रही और हमसे बिलिंग भी जो है अच्छी खासी हो रही है। तो इसका प्लीज जरा अगर आप थोड़ा शॉर्ट सा जवाब दे सकें। सो मैं 40%, अगर आप एबिडा की बात करते हैं तो मुझे हो सकता है कि एबिडा यकीनन थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी, मगर अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो खुरम भाई वो तो मेरे ख्याल में डिक्लाइन है उसके अंदर। तो मतलब जो इनएडवर्टेंटली जो पैसा अवेलेबल है, एंड अगेन डाउटफुल डेट्स वगैरह को अगर हम क्रॉस अप भी कर लें तो भी मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि 40% की प्रॉफिटेबिलिटी है। नंबर वन, ये ऑर्डर नंबर्स है। अगर आप एबिडा की ग्रोथ की कुछ बात करते भी करेंगे भी, तो वो एक नेपरा ने एक जो टैरिफ बनाया है उस टैरिफ की बेसिस के ऊपर, अगेन टैरिफ एक सब्जेक्ट है, मैं टैरिफ के ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, मैं अभी इस पे बात के बगैर सिर्फ आपके दूसरे सवाल की तरफ आ जाऊं, क्योंकि मेरे हिसाब से जी अभी भी अगर आप प्रॉफिट देखेंगे और आप बिफोर टैक्स का प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि उसमें एक डेफर्ड टैक्स का एलिमेंट भी है, उस डेफर्ड टैक्स के एलिमेंट को मेरे ख्याल में हमें काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको पता है कि एक मूवमेंट है जी जी डेफर्ड टैक्स की, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कैश। तो अब आप आते करंट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखिए करंट इस साल में ना प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होना था, ये हमें पता था, और आप जितनी भी मेरी बातें सुनेंगे जो मैंने नवंबर दिसंबर में की थी, आई ऑलवेज यूज टू से इट इज गोइंग टू बी अ टफ समर। अच्छा, टफ समर इसलिए था, होना था ये कि हमें पता था कि हमारा जो टैरिफ था वो तकरीबन 2 साल डिले हुआ और हमारे प्रोजेक्ट्स में कुछ डिले हुए, और जो 700 मेगावाट था वो तो गवर्नमेंट ने 2017-18 में ही कह दिया था कि ये नहीं लगाओ, पहले का इम्पोर्टेड से भी नहीं लगाओ, लोकल पे लगाओ। हमने कहा अच्छा लोकल पे लगा लेंगे, फिर वो चला गया, फिर चलता रहा, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि लगाओ ही नहीं। सो हमारे पास जो हमारा अपना पावर प्लांट है 900 मेगावाट, जो कि अगले साल आ रहा है, वो इस साल नहीं आ रहा, तो हमें पता था कि ये थोड़ी सी तकलीफ होगी। This problem, you would have seen that problem for probably 15-20 days। शोर होता, यकीनन होता, क्योंकि रात में लोड शेड होता, इंडस्ट्री को कुछ बंद करना पड़ता, मगर और फिर वो मौसम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और साल के 11 महीने आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ, जो कि मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी किया है, कि जो फ्यूल प्रोक्योरमेंट है कि इलेक्ट्रिक की, वो है फ्रॉम पीएसओ। बाइकों से भी है, मगर बाइकों अगर बहुत कुछ कर ले तो भी शायद 500-600 टन से ज़्यादा हमें नहीं दे सकता। इस वक्त की रिक्वायरमेंट शायद पीक होती है, और हिस्टोरिकल नंबर्स भी हैं जिसमें कि हमने पिछले भी साल उससे भी तकरीबन 1.25 लाख से 1,35,000 टन तक फर्नेस ऑयल बर्न किया है इन जून। प्रोसेस ये होता है कि हमारा पीएसओ के साथ एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है। उस फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट में ये रिक्वायरमेंट है कि आप 6 महीने पहले फोरकास्टेड क्वांटिटी बताएंगे, उसके बाद 3 महीने पहले आप उनको एक कंफर्म करेंगे और 1 महीने पहले आप रिकन्फर्म करेंगे। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको, मुनासिब बात नहीं है, वैसे हमने कल नेपरा की हेयरिंग में भी सबको दिखाया है कि हमने सबसे पहले जनवरी में पीएसओ को कहा था कि हमें 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने उनको मार्च में कंफर्म किया कि हाँ हमें 120,000 टन चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकल है ये, ऐसा नहीं है कि पहली दफा कोई जरूरत थी। यूजुअल चीज है, बिल्कुल सही है। मई में पीएसओ ने हमें कंफर्मेशन की ईमेल की कि भाई आप ये बताएं आप कंफर्म कर रहे हैं ये क्वांटिटी। हमने कहा जी बिल्कुल हम कंफर्म कर रहे हैं। और अब सेकेंड जून को पीएसओ ने डीजी ऑयल को खत लिखा और उनसे कहा कि इलेक्ट्रिक ये रिक्वायरमेंट है, ये हम मीट नहीं कर सकते, हमें इंपोर्ट की इजाजत दीजिए। अच्छा, हमें फर्स्ट टाइम, एंड मतलब ऑब्वियसली शायद हाइंडसाइट के अंदर जो विजडम है वो ये कहती है कि हमें जाके पीएसओ से रोजाना पूछना चाहिए था भाई तेरे पास तेल है या नहीं है, मगर ऑब्वियसली पीएसओ पे अगर हम पूछते तो वो कहते हैं गेट लॉस्ट यार, दिस इज आवर प्रॉब्लम, वो आर यू टू आस्क हम कहाँ से ला रहे हैं। बट हमें पीएसओ ने पहली दफा 2 जून को ये बताया कि हम आपकी क्वांटिटी में कुछ प्रॉब्लम होगी और आप लोग आरएलएनजी ले लीजिए। जो प्लांट्स हैं इसमें कोई शक नहीं है कि दे कैन रन ऑन ऑयल एंड दे कैन रन ऑन गैस। गवर्नमेंट ने हमको इमीडिएटली 100 MMCFD देना भी शुरू कर दी। उसकी एक है बिकॉज हमारा कॉस्ट प्लस टैरिफ है, नेपरा को उसको अप्रूव करना चाहिए। हमने इतना भी रिस्क लिया, हमने अप्रूवल नहीं लिया, हमने नेपरा को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि हम अप्रूवल लेने जाते हैं उसमें 6 दिन लगते हैं, तो 6 दिन तक शॉर्टफॉल होता है। एंड थर्ड को उन्होंने हमें इन राइटिंग कह दिया कि हम नहीं दे सकते ये क्वांटिटी। हमने सब लोगों को नेपरा को इन्फॉर्म किया, हमने मिनिस्ट्री को बताया। इनफैक्ट वी मेट द मिनिस्टर ऑन द 3rd और हमने उनसे कहा कि सर इम्पोर्ट की इजाजत दे, मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम कर रहे हैं इम्पोर्ट। दैट अप्रूवल was given to PSO
probably around 22nd और 23rd, अब मुझे I don't know the exact date, और उन्होंने जो टेंडर निकाला वो एंड ऑफ जून में निकाला है। अब ये बिल्कुल एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रिक के पास स्टोरेज क्यों नहीं है, इन्वेंट्री क्यों मेंटेन नहीं की, खुद इंपोर्ट कर लेता। बिल्कुल सही बात है, ये सारी बातें सही हैं। अगेन इसमें थोड़ा सा आपको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो हमारा मतलब देखिए आईपीपी होता है ना, जब उनके साथ एक पीपीए होता है, उसमें ये होता है कि जी आप 21 दिन की इन्वेंट्री रखेंगे, वर्किंग कैपिटल अलाउंस दिया जाता है उस बात का। अगर हमारे केस में, और अगेन हमारा टैरिफ जो है वो आपके पास वेबसाइट से भी मिल जाएगा, हम भी शेयर कर सकते हैं। नेफ्रा ने ये कंक्लूड किया था कि फ्यूल जो है ना, वो जो के इलेक्ट्रिक की इन्वेंट्री है वो सफिशिएंट है, उसको कोई और वर्किंग कैपिटल अलाउंस देने की जरूरत नहीं है। सो इन्वेंट्री लेवल ये नेफ्रा के डिसीजन में लिखा हुआ है। मतलब एक जगह कहीं कोई एक जगह पे भी, मैं आपको ये आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी आर not non-compliant with any regulatory regime when we say that we had approximately 20,000 tons of furnace oil on 1st of June. It is record high inventory which KE was maintaining at that point in time. और historically जो है आप ये जरा शेड्यूल देख लें कि ये 2019 के अंदर इन्होंने पीरियड वीक वाइज निकाला है कि हमें कितनी जरूरत थी, उन्होंने कितना दिया, और 2020 में क्या हुआ है। सो ये जो शॉर्ट, और अगेन अगर शायद आरएलएनजी हमें कंसिस्टेंटली मिल जाती तो कोई शॉर्टफॉल नहीं आता। इसके साथ साथ शॉर्टफॉल कहां से पूरा होता है ये? सॉरी, अदरवाइज ये शॉर्टफॉल कहां से पूरा किया आपने? नहीं, हम पीएसओ ने दिया ना हमें कम। देखिए हमारी 1 लाख तकरीबन 30,000 टन की रिक्वायरमेंट थी, पीएसओ ने प्रॉब्लम हमको 70,000 टन के करीब दिया। हमने 20,000 टन की अपनी इन्वेंट्री को डिप्लीट करके हम 5,000 टन पे ले गए, और उसके बाद बीच में लोड शेड हुआ, उसकी वजह से जब फर्नेस ऑयल नहीं था तो आपको अपने प्लांट्स को कम पे चलाना पड़ा एट वन पॉइंट टाइम। आप एक्चुअली मुनीस ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत बड़ी और हो सकती थी, ये प्रॉब्लम जो हुई है ये एक्चुअली रिलेटिवली कम हुई है, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा था कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो इतनी ही थी और यही बड़ी थी। एक्चुअली इससे बड़ी हो सकती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अगर आरएलएनजी जो हमें नहीं, अगर हमें आरएलएनजी कंसिस्टेंटली मिलती रहती ना तो भी आप लोगों को नहीं पता लगता है। आप लोगों को ये पता लगना शुरू हुआ है 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद इसलिए पता लगना शुरू हुआ कि एक फील्ड है करक के नाम से जो कि 300 mmCFD गैस देती है, उस पे सप्लाई डिस्टर्ब हो गई और SNGPL का जो सिस्टम था वो डिप्लीट होना शुरू हो गया। उनका जो लाइन प्रेशर था वो इस लेवल पे पहुंच गया था कि अगर ये जो आरएलएनजी थी जो हमें मिल रही थी, अगर ये उनको वापस नहीं दी जाती तो खुदा ना खास्ता लाइन रप्चर हो सकती। तो हम और उस वक्त सब मतलब वी वर ऑल प्रॉब्ली टॉकिंग टू ईच अदर ऑन 2 आवर बेसिस कि जी क्या हो रहा है, कब आ रही है। तो वो जो शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ, उस शॉर्टफॉल की वजह से एट वन पॉइंट इन टाइम हमारी जनरेशन जो कि हम तकरीबन 3,200 तक ले जा सकते हैं, उसमें विंड और कैनप एक जरा थोड़े से अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स होते हैं, बट दैट वेंट टू एज लो एज 2,500 मेगावाट्स, जिसमें दिस इज इंक्लूडिंग आईपीपीज। सो जब हम 2,500 पे चले गए तो उस वक्त डिमांड चल रही थी कोई 3,200-3,300, 800 मेगावाट का लोड शेड जो है ना वो इट इज ह्यूज। सो ये और इस पे भी नेफ्रा इन्वेस्टिगेट भी करी है। वैसे नेफ्रा की क्योंकि सिर्फ हम ही रेगुलेटरी हैं तो मोस्ट लाइकली वो तो हमें पेनलाइज कर देंगे किसी न किसी बात पे, बट अगेन वी ऑब्वियसली विल डिफेंड आवरसेल्व्स। और गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई हुई है जो कि ये सारा रिव्यू कर रही है। अच्छा मोनिस, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि अगर इंपोर्ट्स को ना रोका जाता, लेट्स से अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई थी, क्योंकि ये पूरा क्राइसिस हुआ ना, ये सारा लिंक्ड है कि पेट्रोल का क्राइसिस हुआ, डीजल का हुआ, फिर फर्नेस ऑयल का हुआ, तो उसकी वजह से आईपीपीज भी जो है इम्पैक्ट होना शुरू हुई। इसमें 2 सवाल बनते हैं। एक तो ये कि अगर ये इंपोर्ट को ना रोका जाता तो क्या सिचुएशन ऐसी इससे बेहतर होती, नंबर 1। और दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें जो कराची में जो शॉर्टफॉल मिला या कराची में जो ये क्राइसिस आया थोड़े टाइम के लिए, ये क्या दूसरी जो आईपीपीज है अदर देन कराची, जैसे पंजाब में है, केपीके में है और सिंध में है, उन सब ने भी ये शॉर्टफॉल जो है उनको भी मिला? तो उस ये 2 अगर पॉइंट्स पे अगर आप प्लीज रिस्पॉन्ड करें। देखिए पीएसओ जो है ना वो 10 से 12 दिन में जहाज ला सकता है। अगर 2 तारीख को इनको इजाज़त मिल जाती
तो 15-16 के अंदर यहाँ पे एक 70 से 80 हज़ार टन का जहाज आ चुका होता और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मतलब इट इज एंड पीपल हु हैव डेल्ट विद पीएसओ दे वुड नो, दे आर वेरी क्विक, दे नो फ्रॉम वेयर टू बाय। उसमें उनको सिर्फ दिक्कत ये आती है कि उनको कहा जाता है कि पीएनएससी का जहाज होना चाहिए जिसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में 1 या 2 जुलाई को टेंडर खोला है और मेरे ख्याल में 16 तारीख को जहाज बर्थ हो रहा है। सो अगर 2 तारीख को उनको परमिशन मिल जाती तो ये आ जाता। जो दूसरे आईपीपीज हैं, मैं आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मगर अगर कराची में लोड शेडिंग नहीं हो रही होती इतनी तो आपको फिर पता लग जाता कि पूरे मुल्क में कितनी लोड शेडिंग हो रही है। ये पूरे इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, जो मेरे ख्याल में हर जगह जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती थी वहाँ हो रही है। और अल्लाह करे कि ये सप्लाई चेन जल्दी से बन जाए, वरना अगले 3-4 दिन में खासा ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो चले मनीष, मेरा ये व्यू है कि बातें तो हमारे पास बहुत सारी कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। बॉटम लाइन ये कि हमारे पास हजारों रीजंस हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हर साल पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर वो जो है पीक सीजन होता है, लोड शेडिंग हो रही है। लोग जो अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम इसको देख रहे हैं कि आप पीक सीजन के अंदर ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, सारी बातें अपनी जगह पे सही है, बट ये है कि लोड शेडिंग होती है। और सेकेंडली अनफॉर्चुनेटली जब बारिश होती है तो कितनी जाने जो है ना नुकसान होती है। मेरा ताल्लुक पावर सेक्टर से है और पावर सेक्टर मरीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पाकिस्तान का पावर सेक्टर है। एक ऐसा पीरियड भी 94 में था कि इतने सारे पावर प्रोजेक्ट आ गए कि 99 के अंदर हमने कहा कि हमारे पास इतनी बिजली है कि आप इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया से एक्सपोर्ट करने की बात हुई। उसके बाद पीरियड आया 2008, जब मैं पावर सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ, उसके अंदर 2008-2009 का पीरियड भी आया कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इकोनॉमी इफेक्ट हुई 2% जीडीपी से, इसलिए कि पावर नहीं थी। और ऐसा पीरियड भी था कि कराची को जो सप्लाई प्रोवाइड होती थी फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट के लिए, वो 650 मेगावाट प्रोवाइड होती थी, और पूरे पाकिस्तान में दिसंबर में जनरेशन 7,500 मेगावाट थी। और आई थिंक जो मिनिस्टर थे वो कहते थे कि हम किस तरह प्रोवाइड करें, कराची को जो है ना हमको 6.5 से प्रोवाइड करना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो है जब 2015 की बात थी, जब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको बिजली नहीं देंगे और आप जो है ना तैयारी करें, और आपने तैयारी की, लेकिन फिर जो है ना वो एक टर्न मारा। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के पास 12,000 के करीब एक्स्ट्रा बिजली है, और आगे जाके 2 साल के अंदर और 10,000 मेगावाट ऐड हो जाएगा। और अगर ये जो इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है आईपीपी से, तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान का ये होगा कि पाकिस्तान को 1.5 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट करनी होगी। तो ये आसान नहीं है पाकिस्तान की चीज, बट मैं कहना चाह रहा हूँ मोनिस के जो बॉटम लाइन जो लोग देखते हैं, कराची की अवाम 25 मिलियन की है, एक नॉर्मल है, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि फर्नेस ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, आपका नेपरा ने ये किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया है, बट बॉटम लाइन ये है कि उनके पास बिजली नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप चूंकि आपका शंघाई का चीजें 5 साल हो गई है, उसमें बहुत सारी रीजंस, मेरा अपना व्यू है कि केई की रीजंस भी है, स्पेशली लास्ट 1-2 साल में कि रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब हमें पता था कि शंघाई की वजह से डिले हो रही है, तो हमें तैयारी करनी चाहिए थी फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। 2 साल पहले कोई ना कोई तरीका निकालते। तो अब ये बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके जो है ना हम फंस गए हैं आपका, और लोग समझेंगे नहीं इस बात को। आपकी सारी बात टेक्निकली हम देखे जाए तो उसमें जान है, बट बॉटम लाइन इस वक्त ये है कि लोग नहीं समझेंगे। लोगों के जहन में ये कि पावर केई जो है ना वो जान के नहीं सप्लाई कर रही है, जान के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर रही है। तो ये मेरा थोड़ा सा व्यू है मनीष। तो आपने सर 2-3 बातें एक साथ कह दी हैं। आपने कहा है, एक तो प्लानिंग कह दी है आपने ऑन जनरेशन, एक आपने कह दिया है इन्वेस्टमेंट, और एक आपने कह दिया है शंघाई। ठीक है सर, 3 बातें हैं बेसिकली जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। फिर मैं सर बात यही कहूँगा कि हाँ, मैं इस बात का गिल्टी ज़रूर हूँ कि मैंने आज से कोई 8-10 महीने पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ये बताने के लिए कि समर इज गोइंग टू बी टफ। अगर आप कहेंगे जफर साहब, तो मैं आप लोगों को सर्कुलेट कर दूंगा कि जितने मेरे इंटरव्यूज उस टाइम पे छपे हैं उन सब में ये कहा गया था कि समर इज गोइंग टू बी टफ। इन्वेस्टमेंट नहीं की सर। मैं ये जो नेपरा की 2016 अगस्त की अप्रूवल है 700 मेगावाट कोल की,
जिसका मतलब ये है कि आप माशाल्लाह पावर सेक्टर के हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमने 2016 में अपफ्रंट टैरिफ ऑप्ट कर लिया था, तो उसकी प्लानिंग कम से कम साल 1.5 साल पहले से तो हो रही होगी ना, क्योंकि कंपनी बनाई होगी, जनरेशन लाइसेंस लिया होगा। अच्छा, ये 900 मेगावाट का प्लांट जो इंशाल्लाह इसकी टरबाइन अगले साल आ रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि इसकी, क्योंकि ये कंपेटिटिव बिडिंग के अंदर हुआ है, इसके अंदर मतलब फ्रॉम द स्टार्ट जब ये कंसीव हुआ था, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंसल्टेंट, कंपेटिटिव बिडिंग, अवार्ड ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ जो है इस प्रोसेस का हिस्सा था, जिसके बाद हमने पिछले साल इसका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। और शायद आपको याद होगा कि इस पे भी क्रिटिसिज्म थी कि ये 900 मेगावाट क्यों लगा रहा है। तो और मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर 2016 में जब हमने अप्लाई कर दिया था और गवर्नमेंट अगर उसको 2017 में ही नोटिफाई कर देती, तो इस वक्त हमारे पास 700 मेगावाट कोल प्लांट, जिसमें से तकरीबन 630-640 मेगावाट बिजली आफ्टर द ऑक्सिलरी हमें मिल रही होती, और उसमें कोई किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन नहीं होती, हम शायद ओवर सप्लाई सिचुएशन में होते 200-300 मेगावाट। सो ये प्लानिंग थी। अब अगर आप ये कहेंगे कि यार जब उन्होंने तुम्हें इजाजत दे दी तो तुम कोई शोर करते, सर यकीन करें जितने खत मेरे पास हैं, मैं सिर्फ इस बात की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं कि मैंने इस बात पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की और मैंने सब लोगों को बताया क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको अभी एक बात बताऊं, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं आपको 8 महीने पहले 10 महीने पहले अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देता ना, तो लोग कहते हैं यार पता नहीं यार ये क्या बात कर रहा है यार, तो ऐसा क्या हो जाएगा, मतलब ठीक है हाँ गवर्नमेंट कर रही है। सिर्फ अनफॉर्चुनेटली जब हम किसी क्राइसिस में आते हैं ना, हमें तभी पता लगता है कि ये क्राइसिस कितना बड़ा था। मैं आपको एक और बात बड़ी, मेरे पास जितने लेटर्स लिखे हुए हैं गवर्नमेंट को, टू बैंक्स, टू नेपरा, हम इस पीरियड में 3800 मेगावाट की डिमांड एनविजाज कर रहे थे। हम लोगों को कहते हैं भाई 3800 मेगावाट होगी, तो कोविड की वजह से, और मुझे ये कहना नहीं चाहिए मगर inadvertently it is a blessing in disguise for us, because हमने 3600 मेगावाट से ज्यादा डिमांड नहीं देखी। अगर सारे शॉपिंग मॉल्स खुले होते हैं शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक, तारक रोड ऐसा रोशन होता है जैसे कि आज अभी कोई शाम के 6 बज रहे हैं, और मैरिज हॉल्स 12-12 बजे तक खुले हुए होते, तो शायद 200-250 मेगावाट का लोड और होता जो हमने नहीं देखा। तो जितनी फेडरल गवर्नमेंट को जितने खत लिखे गए जिसमें हमने से कहा हमें एडिशनल पावर दे दें, हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा है, मिनट्स हैं जिसमें कि मतलब इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम। मैं वो कह रहा हूँ कि ये जो कैनप का जो 500 मेगावाट हमें अब मिल रहा है, 2017 से हमारे लेटर्स गए हुए उनको कि इसको हमें अप्रूवल दें, हमें बताएं ताकि हम इसके ऊपर ग्रिड बनाना शुरू करें। और ये देखिए, ये मैं आपको एक सिर्फ ये हमारे डिस्प्ले किया उन्होंने जो लेटर्स जो हमने भेजे हैं, सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए कि ऐसा नहीं था कि हम बैठ के इंतजार कर रहे थे कि यार जब होगा तो उस लेकिन हमने एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक हमारे रेगुलेटर है और एक जो थर्ड पार्टी है हमारी, ऑफ कोर्स वो उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसकी वजह से आपके हाथ भी बन जाते हैं और फिर ऑफ कोर्स आप परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर रहे। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बनता है, वो ये कि आपने देखा होगा लोग कहते हैं हमारी ओवर बिलिंग बड़ी हो रही होती है, ठीक है, ये बड़ा एक की इशू है कि जी मेरा हर महीने का बिल जो है वो बढ़ के आता है, और अगर मैं, और ऐसा भी हुआ है मुझे, ये बड़ा लोगों का एक कंसर्न है कि अगर मैं इस महीने बिल पे नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस कोविड इशू, इस वायरस का प्रॉब्लम है, केई ने मुझे 2-3 महीने की एक तरह से कंफर्ट दी है, बट मैं अगले महीने अपना बिल देखता हूँ तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, इसके बावजूद कि मैंने इतनी ही कंजम्पशन की है जितनी मैंने पिछले महीने की थी। तो एक तो प्लीज इसको क्लियर करें कि ये ओवर बिलिंग का क्या है, मंत्रा क्या है, इशू क्या है इतना। लोग ये कहते हैं कि जी ओवर बिलिंग भी हो रही है, फिर कहते हैं कि जी हमें सप्लाई भी नहीं मिलती, और फिर इवेंचुअली ये होता है कि वो चोरी चकारी शुरू होती है, कुंडा सिस्टम शुरू होता है। अच्छा, एक और इसमें मैं एडिशन करता हूँ क्वेश्चन का, कि एक तो ओवर बिलिंग है, फिर ये एरियल बंडलिंग क्या चीज है? ये ओवर बिलिंग के साथ साथ एरियल जो है वो बंडल कह लें, केबल्स के जो मसले चलते आए हैं, फिर के मीटरिंग का क्या प्रॉब्लम है? अगर जरा ये 2-3 चीजों को आप प्लीज एक जगह करके इनके जो एक्सप्लेनेशन दे सके, ताकि हमारी ऑडियंस समझ सके कि ओवर बिलिंग का क्या प्रॉब्लम है, क्यों ओवर बिल हमें लगता है, एक्चुअली है तो क्यों है, अगर नहीं है तो कैसे नहीं है।
और हमें क्यों लगता है ऐसा कि ओवर बिलिंग है? प्लीज जरा इसको बताएं, और एरियल बंडलिंग का भी बता दें, साथ में मीटरिंग का भी बताएं, क्या प्रॉब्लम अच्छा है। ठीक है चलिए गुड। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिस इशू को हम क्लोज नहीं कर पा रहे, मैं फिर ये कह रहा हूँ जी, कि ये लोग सोचेंगे कि हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे चीजों को, मगर चले मैं अब आपको ओवर बिलिंग की तरफ से जाता हूँ। आप प्लीज 2 से 3 मिनट में जवाब देंगे। मैं अगला क्वेश्चन मेरे और पैनलिस्ट भी पूछेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे पास अंबार है क्वेश्चंस का। अच्छा चले फिर जल्दी से बताता हूँ। जी ओवर बिलिंग हमारी 92 से 95% तक जो है ना वो होती है बिलिंग के, यानी जो नॉर्मल मोड होता है, जिसका मतलब है कि आपका मीटर रीड होता है और उसका बिल आता है। ठीक है। तकरीबन 6 से 7% है जो कि असेस्ड या एवरेज के ऊपर होता है। सो 93%, और उस 93% के अंदर इंशाल्लाह आपको हमने पहले से भी कोशिश की, और इंशाल्लाह इस महीने तो हमने ये एक KPI बना दिया है कि हर आदमी के बिल पे ना उसकी तस्वीर आएगी, तो आप जाके ये अपना चेक कर लीजिएगा कि मीटर पे यूनिट उतने चार्ज हुए हैं या नहीं हुए। एक बात। दूसरी चीज ये कि वो मीटर हम नहीं बनाते सर, वो मीटर बनाता है या तो KBK या सैयद भाईज या पाक इलेक्ट्रॉन। तो वो जो उनकी, और वो टेस्ट करा के हमको देते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो टाइप टेस्टेड होने चाहिए, ऐसे हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हम वो उन्होंने बनाया, तो ये नहीं हो सकता कि हम सैयद भाई को कहें यार ऐसा मीटर बना दो कि जिसमें बिजली 1 यूनिट अगर खर्च ना तो 2 यूनिट चार्ज हो जाए, तो ये जरा मुश्किल होगा करना, ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरी चीज ये कि आप जब यूनिट्स देखते हैं ना, वो यूनिट आपके घर पे मीटर पे चार्ज हुए होते हैं। आपके पास फुल इस बात की इजाजत है कि आप जाके के बाजार से एक मीटर खरीदें और अपने मीटर के आगे लगा लीजिए, और आप ये कैलकुलेट कर लें कि कितने के इलेक्ट्रिक के मीटर पे कितनी बिजली चार्ज हुई है और आपके पे कितनी चार्ज हुई है। और अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, आई प्रॉमिस यू कि आपको हम रिवर्सल दे देंगे, मीटर भी चेंज कर देंगे। मेरे पास जितनी शिकायतें आई ना मीटर तेज चल रहा है, शहजाद मैं शायद अपनी मेमोरी से कहूंगा कि शायद 10 साल में 4 या 5 दफा ऐसा हुआ है कि हमारा मीटर तेज चल रहा था, वरना सब जगह होता है सर मीटर टेस्ट कर लिया, ये इक्विपमेंट। अच्छा, वो टेस्टिंग इक्विपमेंट भी हमारा नहीं है, वो खरीदा हुआ है, कोई केलेटे थोड़ी बनाता है, तो जाके टेस्ट होता है। और उसके लिए भी हम शायद अभी इंशाल्लाह आपको कुछ और भी एवेन्यू दे देंगे कि आपका मीटर आप कहीं और से भी टेस्ट करा लें अगर आपको। अब आ जाते हैं कि यूनिट्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। देखिए, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अगेन टैरिफ एक अलग सब्जेक्ट है, उस टैरिफ के अंदर एक फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट होती है, और ये उस बहुत बड़ा फ्यूल प्रॉब्लम सरचार्ज एडजस्टमेंट जो है ना, हमारा जी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब वो ये जो भी कॉस्ट ऑफ पावर है ना, इट इज कंट्रोल्ड। ये के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से आपको 5 पैसे क्या आधा पैसा भी चार्ज नहीं कर सकता। जब आप अपना बिल देखते हैं ना, तो आपको वो कभी कभी FSA समझ में नहीं आ रहा होता, वो भी शामिल होता है बिल के अंदर, एंड अनफॉर्चुनेटली द कंज्यूमर हैज टू पे। अच्छा, उसके साथ टैक्सेस हैं ऑब्वियसली, मतलब तकरीबन 23% टोटल टैक्सेस हैं मिला जुला करके, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये एक, मैं सिर्फ समझूंगा कि बहुत स्ट्रांगली आपको ये कहूंगा कि ये एक मिथ है कि कोई ओवर बिलिंग हो रही है। अच्छा, जो अभी रीसेंट ओवर बिलिंग की सैगा है ना, वो इसलिए है कि हिस्टोरिकली, और ये हम करते हैं और हम इसमें कोई डिल्यूजनल नहीं है, कि कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज में 4 से लेके 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है, सर्दी में भी होती है, होगी भी जब तक कि वो एरिया एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे ना आ जाए, उस वक्त तक वहाँ की लोड शेडिंग होगी। जो कल भी मीटिंग हुई है उसमें बहुत इंसिस्ट किया कि खत्म करें, मिनिस्टर तक ने कह दिया कि ये तो पूरे पाकिस्तान में होता है, ये कैसे खत्म हो जाएगी। सो जब ये बिटवीन 20 मार्च से लेकर के 28 मई तक हमने लोड शेडिंग नहीं की, एंड बाय द वे लेट मी टेल यू सर, 1 बिलियन रुपए का लॉस हुआ है हमको इसके अंदर, जो रिकवर नहीं होगा। क्योंकि नेपरा को हम जब ये कह रहे हैं ना कि इसको यार फोर्स में जो ट्रीट कर ले, कहते हैं नहीं कोई फोर्स में जो नहीं है, आप बस ये बर्दाश्त करें। तो हमने कराची को अनइंटरप्टेड पावर दी। जिस आदमी के घर पे 24 में से 16 घंटे बिजली आती थी ना, उसके घर में 24 घंटे बिजली आई। जो लोग घर में थे, हाथ भी ने AC चलाई। बट तो इसको आप लॉस कैसे कहते हैं, ये थोड़ा सा ऑडियंस को समझा सकें। हाँ, लॉस ऐसे कहता हूँ कि एक इलाका था जिसमें के 60% के लॉसेस थे, हमने उसको 7.5 घंटे लोड शेड करना था, 60% लोड शेड नहीं किया। मतलब ये है कि 60% लोग बिल नहीं देते थे, चोरी ज्यादा होती थी। आप थोड़ा सा नहीं, चोरी भी देखिए, ये AT&C लॉस में आपको अगर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहेंगे ना, तो ये AT&C लॉस होता है जिसमें चोरी और रिकवरी दोनों शामिल हो जाती है। जिन एरिया के AT&C लॉसेस 20 से नीचे चले जाते हैं, वहां पे लोड शेडिंग खत्म हो जाती है।
इन एरियाज और उसके पूरी एक कैलकुलेशन है, वो हर 3 महीने पे रिव्यू होता है, प्रोसेस है पूरा एक उसका। तो जब हम उन एरियाज को 100% बिजली दे रहे थे जहां पे AT&C लॉसेस ज्यादा थे, so we lost those units, those units will never be built, number one. And the recovery, again, because the recovery is less than, in certain cases it is less than even 50%. तो जो आपने एडिशनल बिजली दी उसका भी 50% नहीं आएगा आपको, जो कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आप उनको 7.5 घंटे तक की लोड शेडिंग कर रहे होते। सो योर क्वांटम ऑफ सप्लाई इन दैट एरिया was increased by almost 40-45%. तो वो जो 45% इंक्रीमेंटल सेल है, it is at a loss. तो वो लॉस है। लेकिन वो ये भी एक मिथ है या ये भी एक कंसर्न है कि इस लॉस को आप कहीं और से पूरा करके कहीं और ओवर बिलिंग करते हैं, तो इसको प्लीज सवाल देखिए सवाल ये तो है ना, अगर ऐसा हो तो फिर यार लॉस ही नहीं होगा फिर तो। जो देखिए बिल कैसे होता है, बिल होता है दो चीजों पे, एक टैरिफ और एक मीटर। मीटर सर आपके घर पे लगा हुआ है, हमारे पास नहीं लगा हुआ मीटर, आ जाता है, वो एवरेज में आ जाता है। टैरिफ नेपरा ने दिया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। या तो मैं ये करूँ कि नेपरा का टैरिफ था 14 रुपए 80 पैसे, लॉसेस आ गए 5 रुपए के, तो मैं आपको 19 रुपए का बिल कर दूं, क्योंकि नेपरा का टैरिफ तो चेंज नहीं हो रहा ना हमारे लॉसेस से, वो तो कंसिस्टेंट है, जो उन्होंने कर दिया वो कर दिया। तो जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। 2 सवाल मेरे वेरी ब्रीफली। एक तो ये आपने जो क्योंकि बिलिंग के हवाले से बात हो रही है, तो आई वुड लाइक टू है कि आपका फ्यूचर प्लान नेट स्मार्ट मीटरिंग की तरफ क्या है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आ जाए। और इसी से लिंक मैं आपसे चाहूँगी कि नेट मीटरिंग के ऊपर क्या कर रहा है, और अगेन फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर अभी नहीं भी हो रहा, और आपके एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल का कितना शेयर है, और इसको आप आगे आपकी प्लानिंग में क्या है ताकि इस एक सस्टेनेबल एनर्जी का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को पास हो। सो मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपका प्लान जानना चाहूंगी इस एरिया पे। देखिए, नेट मीटरिंग के इलेक्ट्रिक इज अमंग्स द टॉप इन ऑल द डिस्कोस। ये नेपरा से भी आप AEDB से पूछ सकती हैं, आप यू इस्लामाबाद, यू चेक विद देम, we are the best. Probably we have given net metering to the extent of 18-19 megawatt and we are far ahead of anyone. So और हमें appreciate किया गया है इस net metering. So this is short answer to the net metering and we allow उसका process है, जो guidelines है उसको follow किया जाता है and it happens without any problem. Smart metering, देखिए बिल्कुल स्मार्ट मीटरिंग पे हम जा भी रहे हैं अभी इस वक्त। जो हमने जर्नी अचीव किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से दैट वी हैव अचीव्ड इट वेरी रिसेंटली। हमने जो अपने फीडर लेवल पे हमने अपने फीड जो अपने PMT, देयर आर 28,500 PMTs, उन 28,500 PMTs के ऊपर हमने एक स्मार्ट मीटर लगा दिया है। तो अब हम जो है ना, आप ये समझ लें कि अगर पहले हम मॉनिटर कर रहे थे एट 1800 फीडर लेवल, तो अब हम मॉनिटर कर रहे हैं एट तकरीबन 28,500 PMT लेवल। और हम उन PMTs को इन टर्म्स ऑफ लॉस पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशन, वी हैव अ ब्यूटिफुल एंड ह्यूज डेटा, जिससे कि इंशाल्लाह हम बहुत फोकस के साथ जो आगे काम करने ना उनको मैनेज करेंगे। और इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर बजट फॉर नेक्स्ट ईयर्स। एंड अगेन उस डाटा को देख के कहीं कहीं थोड़ी सी घबराहट भी होती है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ PMTs which are overloaded and they have to be replaced, and you need to invest in that system and we are not shy. We inshallah will try to resolve those issues very quickly. अब इसके नीचे जाने, देखिए ये स्टेजेस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा सब अब ये PMT में पहुंचे ना, अब हम इसके नीचे जाएंगे। अच्छा, वाइल भी इसमें एक एयर बंडल केबल का भी सवाल था जो इसके साथ में क्विकली कर दूं कि देखिए ये अच्छा, अब जो PMTs भी है ना, ये एयर बंडल केबल के पे कनेक्ट कर दिए गए हैं, और जो डाउन स्ट्रीम जितना भी है, हमारी कोशिश ये है कि हम अगले 2-3 साल में इसको तकरीबन 18 से 20,000 PMTs को कंप्लीट डोर टू द एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर हम एक एयर बंडल केबल, ये एयर बंडल केबल है जो इंसुलेटेड केबल है, रबर
इसके ऊपर पूरा सराउंडेड है, अंदर जो कॉइल है वो भी जरा थोड़े सर्कल्स के अंदर है. इट इज डिफिकल्ट टू बी पंक्चर्ड, ऑल्दो इसमें भी पंक्चर हो रहा है, बट आसान नहीं है, मुश्किल काम. सो ये जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि इंशाल्लाह उन तमाम एरियाज को, एंड बाय द वे हमने पिछले साल 6 वेरी हाई लॉस एरियाज पे ये काम करके हमने उनको लो लॉस में लेकर के आए और वहाँ लोड शेडिंग खत्म की है. इसके बाद हमारा इरादा है कि हम इस साल अनदर 6 एरिया में इसी तरह की इन्वेस्टमेंट करके, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन रुपीज इन वेरी लो रिकवरी एरियाज, जहाँ पे कि हम पीएमटी पे ये मीटर्स लगा चुके हैं. हम उनको ये एयर बंडल केबल लगा के, उनकी सर्विस केबल्स तक को हम एयर बंडल करके उनको नए मीटर दे करके उनको एक बहुत ही रिलायबल और सेफ सिस्टम भी दे देंगे. और जब वो हमारे बिलिंग नेटवर्क पे आ जाएंगे तो उनको कंजर्वेशन और ये सब बातें करेंगे. अब अगर हम उस कैपेबिलिटी पे जाना चाहते हैं जहाँ पे हम उनके मीटर्स को यहाँ से अपने ऑफिस से बैठ के डिस्कनेक्ट करें, ये भी काम हम कर रहे हैं, मगर अभी हम एक बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हैं. सिर्फ अभी हम ये कर रहे हैं, आप समझने को 10,000 कस्टमर्स के ऊपर और एक थोड़े बेहतर एरिया में. प्रॉब्लम ये है आयला के जो इस वक्त हम एक जो लो कॉस्ट मीटर लगाते हैं ना, क्योंकि जो एरियाज है ना, इन एरियाज में लोगों के पास द एबिलिटी टू पे इज वेरी लिमिटेड. तो आप यकीन करें, जो मीटर्स हम देते हैं ना, हम उनसे 100 रुपए लेते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप बस 100 रुपए दे दें. वो मीटर होता है 3-4 हज़ार रुपए का. अगर हम उनको कहते हैं ठीक है हम आपसे अभी 100 ले लेंगे, फिर हम आपसे 100 रुपए महीना करके ले लेंगे, अगर हमसे एक साथ 5,000 रुपए मांगेंगे ना तो भी वो नहीं देंगे. जो ये मीटर है ना, ये 5,000 4,000 रुपए का आता है. जो वो मीटर जो है ना, वो बहुत अगर सस्ता भी मिलता है ना, तो वो तकरीबन 40-45 हज़ार रुपए का मीटर है. अच्छा, अब हमें क्या, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्लस टैरिफ है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारे टैरिफ में है? जवाब है नहीं. तो अब क्या आगे क्या प्लान है? हम जो अगले साल के टैरिफ डिटर्मिनेशन में जा रहे हैं, उस पर हम ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे, बताएंगे. और उसमें भी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने, क्योंकि वो मीटर उनके घर पे लगा होगा, अगर आपने उनको एक ऐसा मीटर लगा दिया जो हमने अपने दफ्तर से बैठ के काट दिया, एंड बिकॉज मे बी इट इज़ इन लेयारी, मे बी इट इज़ इन कुरंगी, औरंगी, बल्दिया. देखिए, आपको मैं सॉरी एक चीज़ मैं मिस कर गया और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, असद साहब की प्रेजेंटेशन में भी था. कराची इज़ 40% अनडॉक्यूमेंटेड. जो असफर ने भी अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था कि हर हफ्ते लोग कहते हैं, मुहतात नंबर ये है कि 1000 से 1500 आदमी कराची में आके सेटल होते हैं. कराची, जब कोई आदमी जलालाबाद से निकलता है तो भी कराची आके रुकता है. जब कोई कहीं से भी कोई आदमी बीच में कहीं नहीं रुकता, सीधा कराची आके रुकता है. कराची के जो और कराची को बहुत अच्छी सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अगर आप पिछले 8-10 साल देखेंगे तो ये सारी जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, इसको किसी मुल्क के दूसरे हिस्से के साथ आप कंपेयर कर तो सकते हैं, मगर बड़ी ज्यादती करेंगे अगर कंपेयर करेंगे. तो मैं ये कह रहा हूँ, हमने इस एनवायरनमेंट में ऑपरेट किया है. अब हम इस एनवायरनमेंट में अगर बल्दिया में किसी आदमी के घर पे जाके 45,000 रुपए का मीटर अपने पास से ही लगा दें, चले, अगर फॉर एग्जांपल नेपरा हमें इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देता है और हम आप लगाने के तकरीबन अगर हमें 20 लाख मीटर लगाने, यू कैन डू द मैथ, मतलब इट्स गोइंग टू गो इनटू बिलियंस ऑफ रुपीस. और उसके बाद वहां पे जब हम उस मीटर को डिस्कनेक्ट करते हैं और वो आदमी बाहर आके मीटर तोड़ के और उसको बाईपास कर देता है, तो मैं उस मीटर को रिप्लेस कैसे करूँगा? तो देखिए, ये सब चीजें जो है ना, ये these are and again ये ABC केबल जो कि शायद पाकिस्तान में सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी इम्प्लीमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, मगर ये भी पंक्चर होती है. सो ऐसा भी नहीं कि आप ABC लगा के ये सोच लें कि अब ये कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है. मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूँ कि ठीक है, आपने बताया कॉस्ट प्लस टैरिफ है, तो इसका मतलब है कि एक ही एरिया है जो टैरिफ को कम करने की जरूरत है. और अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, एंड ऑब्वियसली वन नीड्स टू लुक एट कि आप अपनी जनरेशन में ये जो अपनी ट्रांसमिशन कॉस्ट डालेंगे, टैरिफ को कैसे नीचे लाया जा सकता है. बहुत अच्छा सवाल है आपका. इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. So now I think ये मैं इस पे चाहूंगी कि आप बड़ा briefly करें आंसर, because हमारे we have अदनान here with us, जो इन्वेस्टमेंट और जो आपकी जो शंघाई इलेक्ट्रिक के हवाले से वो कुछ देर हम डिस्कशन को उस पर भी बात करना चाहेंगे. तो इस पे अगर आप मुझे बड़ा ब्रीफली सा जवाब दे दें, then I will ask अदनान to come in. Thank you. देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको
इस तरीके से समझाऊंगा कि टोटल O&M ऑफ के इलेक्ट्रिक इज वर्चुअली 170 पैसा पर किलोवाट आवर। देखिए अनफॉर्चुनेटली, और इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि बिजली जो है ना वो शायद बहुत सस्ती जब भी हो सकती है जब फ्यूल कॉस्ट कम हो जाए, और फ्यूल कॉस्ट जो है ना वो आपके पास इनएडवर्टेंटली या तो इम्पोर्टेड RLNG है या कोल है, सोलर, थर्मल, और हम ये भी आपने बात की थी, और मैं आपको बस क्विकली ये जवाब दे दूं कि हमारा हमारा प्लान ये है कि हम अगले 2 से 3 साल में तकरीबन 300-350 सोलर ले आए जो कि कॉस्ट को यकीनन नीचे लाएगा। बट अगेन वो बेस लोड नहीं है, सो यू हैव टू प्लान इट इन अ मैनर कि आप उसको, अगेन बैटरीज आ रही हैं, सो एक तो वो तरीका है जो कि हमारे पास भी प्लान है कि हम सोलर पे इंशाल्लाह एटलीस्ट 10% जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम सोलर से मीट करेंगे। अदर देन दैट जो ये 900 मेगावाट है, जब ये RLNG पे प्रोड्यूस करना शुरू करेगा गैस पावर, तो क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अप्रॉक्स 60% है, तो हम अपनी आइसोलेटेड में बात करूंगा, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करूंगा, जिस बिजली को ये रिप्लेस करेगा वो बिजली तकरीबन 30% एफिशिएंसी पे जनरेट होती है एट BQPS1, और जिसकी इनपुट कॉस्ट है फर्नेस ऑयल। तो हमारा ख्याल ये है कि इससे भी कॉस्ट ऑफ जनरेशन हमारी कम होनी चाहिए। जो चीज़ लेकिन मैं आपको आइला एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि क्योंकि मुल्क में एक यूनिफॉर्म टैरिफ का निज़ाम है, अगर के इलेक्ट्रिक समहाउ किसी तरीके से 12 रुपए में भी बिजली जनरेट कर लेगा ना, कंज्यूमर को वो टैरिफ चार्ज होगा जो कि लाहौर, हैदराबाद, पेशावर या इस्लामाबाद में या कोयटा में चार्ज होता है। और अगर हम 10 रुपए में बिजली, यानी हमारा टोटल टैरिफ, चलें आप कोई कमाल हो जाए कि हमारा टैरिफ 10 हो जाए और मुल्क का टैरिफ 12.5 रुपए है, तो हम कंज्यूमर ऑफ कराची को 12.5 चार्ज करेंगे और 2.5 रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल टैरिफ अक्रॉस द कंट्री इज अ पॉलिसी मैटर, एंड probably again maybe the country is surviving in this environment। जब हम IFEM देखते हैं, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन देखते हैं, KPK के अंदर पानी से बिजली बनती है, उनकी बिजली तो 80 सेंट की होती है, तो अगर वो कहेंगे जी हम तो 80 सेंट की बिजली हमें तो आप दें, तो ये शायद एक मुल्क के लिए एज ऑफ नाउ गैस सिंध कहेगा कि जी मेरे वेलहेड के ऊपर जो प्राइस है वो मेरे पास, क्योंकि सारी गैस है तो सारी गैस मुझे दे दी जाए, तो ये एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन हो जाएगी। सो वाइल वी हैव प्लान्स टू रिड्यूस कॉस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली शायद मैं ये कहूँ कि कराची के कंज्यूमर का टैरिफ कम होगा, ये इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। बाय द वे एज ऑफ नाउ, और ये अभी गवर्नमेंट ने किया है, कराची वॉज बेनिफिटिंग बाय लोअर टैरिफ देन रेस्ट ऑफ द कंट्री। आप इस्लामाबाद में आप अपना बिल निकालें और कराची के इलेक्ट्रिक का बिल निकालें, जो टैरिफ चार्ज हो रहा है इस्लामाबाद में, इट इज हायर देन कराची टैरिफ। और ये जो 1 जुलाई को जो अभी इस पे बात हुई है, द ओनली थिंग व्हिच हैज हैपेंड इज कि गवर्नमेंट ने उसको बराबर कर दिया। सो अगर आप कराची में हैं और आप इस्लामाबाद में हैं, तो आपका जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द कंट्री इज पेइंग मोर देन व्हाट कराची कंज्यूमर इज पेइंग। तो आप ये कह रहे हैं कि, तो आप मुनीस ये कह रहे हैं कि कराची का जो हम एक एवरेज बिल पे करते हैं वो एक्चुअली जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, या मतलब पास ही है? कम है सर। अब जुलाई का जो अभी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन जब हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम बढ़ाएंगे तो आप बराबर होंगे, आप कम पे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत क्विकली जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद फ्यूचर प्लान्स और फिर शंघाई इलेक्ट्रिक पे थोड़ी बात करनी है, ताकि हमें अंदाजा, हमारे ऑडियंस को अंदाजा हो जाएगा हम काम अगर हमारे लोगों ने लगा दिया है, अगर आप देखना चाहें तो ये इसमें नजर आ जाएगा कि के इलेक्ट्रिक का टैरिफ और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान का। चले शेयर कर लें, मैं इतना सवाल भी कर लेता हूं साथ। मैं आपको भेज दूंगा, आप ये सर्कुलेट कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। डायरेक्टली एक आध सवाल डायरेक्ट एक साथ कर ले, ताकि फिर अगले जो सवाल वो भी करें। हाँ, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चंस ये हैं। एक तो मुनीस इस बात का आप जवाब दीजिएगा कि ज्यादातर कंसर्न्स ये आ रहे हैं कि प्राइवेटाइज एंटिटी, यूटिलिटी प्राइवेटाइज जब होती है तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ या नहीं होता। ये भी एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि यूटिलिटी जो होती है वो वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करती है, मोनोपोली होती है, और उसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, और अगर कर देना चाहिए तो वो कहते हैं कि जी एक इन्वेस्टमेंट फंड को नहीं देना चाहिए। एक यूटिलिटी कंपनी आए प्रॉपर, वो मैनेज कर सकती है बेहतर, वो लोगों के कंसर्न्स जान सकती है, लोगों के इश्यूज जो है वो जान सकती है। इसको प्लीज बताएंगे प्राइवेटाइज हो जाना, क्योंकि आप वाहिद पावर हाउस है, इंटीग्रेटेड एंटिटी है जो प्राइवेटाइज हो गई है,
और अब यही कंसर्न आता है कि बिजली नहीं मिलती है तो महंगी मिलती है, और जो है वो वेलफेयर के लिए नहीं है, लोगों के लिए फायदे में नहीं है। एक और मैं सवाल कर लेता हूँ, चलिए ठीक है, दूसरा मैं सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ, दो तीन सवाल ताकि एक साथ आपके टॉपिक पे जाते हैं हम। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये बताएं कि अब कराची के आगे जाते हुए आपके प्लान्स क्या हैं, 3 मेजर चैलेंजेस क्या हैं आपके, जो आप देखते हैं कि 3 मेजर चैलेंजेस हैं या 4 मेजर चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को किस तरह से आप ओवरकम करेंगे, और हमें बताएं कि कब हमें सही बिजली, कब तक अच्छी सस्ती बिजली, कंटिन्यूस बिजली मिलेगी, दोनों के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी। क्योंकि देखें, किसी दुनिया के मुल्क में बहुत कम ऐसा होता है कि जो वहां की यूटिलिटी होती है उस शहर को चलाने की, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाए और अपने लोग पावर प्लांट लगाएं, अपने कैप्टिव पावर प्लांट लगा के खुद की बिजली प्रोड्यूस करें। तो काइंडली ये 2 बड़े क्वेश्चन है, फिर हम शंघाई पे आते हैं और फिर आगे के जो है फ्यूचर प्लान आप बताएं कब तक ये ठीक होगा, प्लीज। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन और व्हाई अ प्राइवेट एक्विटी फर्म एंड व्हाई नॉट, बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर मुझे ये बताइए कि उस आप लोग, मतलब मैं आई एम सो सॉरी, मगर मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेमोरीज जो है ना वो बड़ी आप लोगों की शॉर्ट है। मतलब मुझे बताएं कि कोई इंटरनेशनल यूटिलिटी आ करके क्या 18,500 लोगों को 10-10,500 लोगों पे ले जा सकती थी? आपको मैं बताऊं, जब शंघाई की डील हो रही थी तो स्पिक का चेयरमैन आया, जो कि यूएस स्टेट गेस्ट, वांग बिंग हुआ उसका नाम था, मतलब उसको इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया था। तो वो he was in transit from Lahore to Karachi and he was flying back to Beijing। तो मुझे कहा गया कि कराची के अंदर जब वो लैंड करेंगे, एवरीवन वाज इन इस्लामाबाद, कहा आपको इनके साथ कोई 1.5 घंटा गुजारना है। सो आई मेट हिम ओवर लंच। उसने मुझसे सवाल किया कि बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन और बड़ा पर्टिकुलर, उसने मुझे कहा, मिस्टर मूनस टेल मी व्हाट डिड अबराज डू एंड एक्चुअली यू नो व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन। तो मैंने उसको कहा कि मिस्टर बिंग हुआ, I think what they did is to enable this utility to be looked by you as a potential investment. Otherwise, if you would have landed in Karachi in 2008 and you entered KE offices with all the 5 or 6 political parties having their एंटर ही ना होने देते, वो तो उसको एंटर ही ना होने देते। तो देखिए और मैं आपको बताऊं, देखिए अबराज के जो भी मसले हुए सबको पता है, मगर आप लोग सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, मतलब मुझे ये बताएं कि $361 मिलियन पे तो किसी को डाउट नहीं है ना कि डाले गए थे। बिल्कुल सही, ठीक है, और जिस रेट पे डाले गए थे उसमें भी आपको पता है। अगर ये पाकिस्तानी नहीं होते ना खुरम, तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है ना वो फेल कर देती प्रोजेक्ट। कि किस चक्कर में जा रहे हो यार, इतनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री, बिजली नेशनल ग्रिड से आएगी, गैस गवर्नमेंट देगी, आप बिजली सप्लाई की जाएगी वाटर बोर्ड को, वो पैसे नहीं देता, तेल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, और शहर एक अजीबोगरीब सा शहर है। क्या कर रहे हो? मगर अगर आप लोग ये अप्रिशिएट नहीं करें ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि हाइंडसाइट की विजडम वाली बात है। ये कराची शहर जो है ना, इसमें आज 50% लॉसेस होते हैं, अगर ये उस वक्त ये फिक्स नहीं हुई थी प्रॉब्लम। ये इसके अंदर आप लोगों को पता नहीं होता कि बिजली कब आएगी, क्योंकि जा ही रहती बिजली। देखिए, मैं फिर ये बात कहूंगा कि आज अगर हम इस पूरी जितनी भी इंक्रीमेंटल पावर है, इससे बिजली इसलिए नहीं ले सकते कि जब इस नेटवर्क को डिजाइन किया जा रहा था तो उनका ये फैसला था कि के इलेक्ट्रिक को बिजली नहीं दी जाएगी। वरना आप 500-500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें बना रहे हैं, कभी के इलेक्ट्रिक से पूछा ही नहीं आगे किसी ने कि यार तुम्हारे साथ कोई इंटरकनेक्शन बनाना है या नहीं बनाना। ये डिसीजन था कि एनटीडीसी का कि के इलेक्ट्रिक अपनी बिजली खुद पैदा करेगा, हमें उनसे कोई इंटरकनेक्शन क्रिएट नहीं करना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएं बगैर ये सोचे हुए और उसके बाद कहें यार ऐसा करो, यहाँ से एक इनके लिए एक रास्ता निकाल दो। इट इज नॉट पॉसिबल यार। ये बड़े लंबे 3-4 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे ये ट्रांसमिशन लाइंस खड़ी होती हैं, जिसकी बेसिस पे ग्रिड स्टेशन ऑर्डर किए जाते हैं। अगर आपको अपने घर के अंदर 20 किलोवाट का जनरेटर लगाना होगा ना, तो आपको 5 दिन लग जाएंगे जनरेटर पसंद करने में, उसकी जगह बनाने में, उसके केबल की अपने मीटर तक लाने में। यू नो, इट इज गोइंग टू बी सम एक्टिविटी। कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई आदमी आएगा, वो देखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई क्रेन आएगी जो उसको उठाकर लाएगी। हम इतने आराम से सोचते हैं कि यार 500 मेगावाट की बिजली कोई के इलेक्ट्रिक बगैर किसी प्लानिंग के उसके इंटरकनेक्शंस क्रिएट कर लेता। मतलब ये तो वही बात है कि आप कहें कि क्योंकि किसी और ने कोई काम नहीं किया तो के इलेक्ट्रिक कोई ऐसा काम कर लेता
जो कि मतलब उसको कोई वहमो गुमान भी नहीं था कि उसको ये करना होगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक अकेला बच रहा है आखिर में, तो आप कहें यार आप बना लेते ना कोई इंटरकनेक्शन। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये उस 2008-9 से लेकर के आज तक जो पहुंचा है, अगर वो जब हमारे दफ्तर में लोग पुलिस की वर्दी में अंदर जाते थे, यूनियन उनको अंदर नहीं जाने देती थी, जी जब जी हमें बिल्कुल काम सही के लिए जाना होता था अंदर। ये हकीकत इस 2010 में हमारे दफ्तर के में लोगों की पिटाइयां होती थी, जब हम उस वक्त इस कोशिश को कर रहे थे कि हम के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करने की एबिलिटी क्रिएट कर सकें, एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू इंश्योर कि हम ना कर पाए। देखिए आज जो हम इस एरिया पे कंट्रोल है, आज जो हम अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, आज हम लोगों को चार्जशीट करते हैं बेईमानी के ऊपर, हमने 1200 आदमी सिर्फ करप्शन पे निकाले। आपको मैं बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यूनियन को बुलाया गया था उस टाइम पे, उनसे कहा गया था हम आपकी सारी डिमांड मान लेंगे, मगर एक चीज पे एग्री कर लो कि जब कोई करप्शन या डिसिप्लिन का इशू होगा हम फायर करेंगे आदमी को, तो रोकोगे नहीं उसको। दे वॉकड आउट। उनका नहीं, ये नहीं हो सकता। और ये ऐसा भी नहीं था कि लोगों को निकाल दिया गया था। तकरीबन 6 अरब रुपए दिए गए थे उनको वीएसएस के अंदर, जब लोगों को हमने भेजा था। और जी जी, हमने कॉन्सेप्ट ये वापस था दिया कि था, कि बिल्कुल 15 अगर किसी को 15 दिन भी हुए ना, उसको भी 7 लाख रुपए दे दो कि वो जाके एक गाड़ी खरीदे, गाड़ी चलाए और अपना घर चलाए। इस ताकि कॉन्सेप्ट की आपके आने बेसिस पे वाले पैसे दिनों दिए। के लिए जो है ना मनीष ये एक सब बात चीजें सेट मनीष हो मैं जाए। एक बात ऐड कर लूं, इससे पहले कि अदनान की बारी है, मैं कह रहा था कि जब आपको ये पता था आपका कि बिजली फेडरल गवर्नमेंट में बहुत एक्सेस है और आपको पता था कि बिजली यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आप इस बात को एम्फसाइज करते थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस टू फेडरल गवर्नमेंट कि ये जो साल चल रहा है 1920 हमारे पास बिजली नहीं होगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसके अंदर, बिकॉज आपकी बिजली जो है वो काफी कॉस्टली पड़ती है। अगर आप कहते, जो अभी देखें कल ये नतीजा आपने कहा कल की मीटिंग में कि थोड़ी बहुत ट्विकिंग करेंगे तो बिजली आ सकती है, तो मेरा अपना व्यू है कि मुनीस इसको अगर ये लास्ट ईयर से इस बात को एम्फसाइज करते कि सरकार के पास 10,000 मेगावाट की एक्स्ट्रा बिजली है और यहाँ पे बिजली नहीं है, आपका यहाँ पे जो भी है कोल प्लांट लेट हो गया, एलएनजी प्रोजेक्ट ये है, तो कोई ना कोई अगर बात इस बात में इतना आता कि भाई हमारे पास बिजली नहीं है, तो कोई ना कोई जो जुगाड़ निकालने की बात हो रही है या जो लॉन्ग टर्म की बात है उसको कुछ ना कुछ इस साल के लिए हो जाती, ताकि इस वक्त की पोजीशन नहीं आती। सर मैं आपसे बिल्कुल एडमिट कर रहा हूं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मैंने गलती की, अगर आप इस पे सेटिस्फाई होते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और मैं कहता जून में बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप जो है ना वो शायद ऐसे देखते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते पता नहीं यार क्या बातें कर रहा है, इतनी सारी तो बिजली है और ये कह रहा है जून में बिजली नहीं। मैं जितने खत लिखे हैं और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को यकीन हो कि जो हुज एंड हुज थे ना उस टाइम पे, जो समझ सकते थे, हमने उनको टेबल किया था, हमने उनको बताया था सर ये हो सकता है। वो कहते थे कि ये नहीं अभी, अच्छा हम आपको ना 2022 में दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे। ये दिस इज विजडम ऑफ हाइंडसाइट। मैं बहुत आई एम सो सॉरी आई हैव टू से, आज आपको ये लग रहा है, मुझे तो सर ये पता था। मैं आज जब किसी टीवी एंकर से प्राइवेटली भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने आपको बताया था ना, और मैं आपको बताऊँ बहुत सीनियर एंकर ने कहा है जी हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद है आपने कहा था, मगर हम इस बात को ना उस वक्त एप्रीहेंड नहीं कर पाए कि जो आप कह रहे हैं। ये आई स्वेयर सर, ये बहुत सीनियर लेवल के मुझे टीवी एंकर ने कहा है कि यार आपने, मुझे याद है आपने कहा था, मगर जो है ना हम, मतलब ये प्रॉब्लम ये है बॉस, जब हम इस सिचुएशन में होते हैं ना तब पता लगता है क्या हो रहा है। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर ये फ्यूल क्राइसिस, मैं सिर्फ अगर ये फ्यूल क्राइसिस नहीं होता ना, ये 15-20 दिन का इशू होता और खत्म हो जाता। और एक और बात मैं आपको एडमिट करता हूँ, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, प्रोबेबली इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो फ्यूल क्राइसिस की वजह से शॉर्टेज आई है ना, तो जिस किस्म की ट्रैक्शन क्रिएट हो गई ना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वी आर पार्ट ऑफ, एवरी वीक देयर इज अ मीटिंग ऑन, हाँ भाई तेल कितना है, गैस कितनी है, कितनी जनरेशन है, कितनी डिमांड है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने आगे कहा यार अगले हफ्ते इस्लामाबाद आ जाओ, ट्यूसडे को मीटिंग करेंगे ताकि जो है ना एनटीडीसी को जो काम करना है वो करा ले। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये फ्यूल क्राइसिस नहीं होता ना, थोड़ी बहुत लोड शेडिंग के बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगते, जुलाई के अंदर मौसम ठीक हो जाएगा, डिमांड नीचे चली जाती, और फिर मैं ये चीखता रहता कि सर अगले साल बड़ा मसला होगा, और लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, तो इनका 900 मेगावाट भी आ रहा है फिर भी कह रहे हैं बिजली का पता नहीं। यार ये कुछ चक्कर है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये कोई ना मोनी सल्वी, आई एम सॉरी कि मोनी सल्वी कोई बेवकूफ बना रहा है, और जो है ना पता नहीं यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, 900 मेगावाट भी आ जाएगा फिर भी मतलब बिजली नहीं होगी।
मोनिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये करते हैं कि आप थोड़ा सा प्लान बता दें आगे का, ताकि हम शंघाई पे चले जाएं। आप ये बता दें अब कराची के लिए क्या प्लान्स हैं आगे, किस तरह से इंप्रूव होगा, वो जो इनिशियल सवाल है कि सप्लाई कैसे इंप्रूव होगी, कितना जल्दी इंप्रूव होगी, क्या कमिटमेंट्स हैं, किस तरह से हम प्राइस को नीचे ला सकते हैं, किस तरह से हम सप्लाई को इंश्योर कर सकते हैं, कितने महीनों में मैं फिर ये कहूंगा कि देखें यार, प्राइस जो है ना, प्राइस उस वक्त कम होगी। हाँ, सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, सप्लाई के अंदर जो है ना, जो कल बात हुई है उसमें उन्होंने हमें बल्कि ट्यूसडे को इसीलिए बुलाया इंशाल्लाह। जो 900 मेगावाट है, जो आप लोग के सामने बड़ी क्रिटिसिज्म थी कि हम ना लगाएं, इट नाउ एवरीवन इज फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। 900 मेगावाट जिसपे कि हमारा इंशाल्लाह हमारी शिपमेंट्स भी आ गई हैं और टरबाइन टेस्ट हो रही है और इंशाल्लाह आ जाएगी। नंबर 1। तो आप ग्रिड पे जो है, नेशनल ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं होंगे फिर? नहीं सर, क्यों नहीं होंगे सर, अभी कंप्लीट करने दें। उसके बाद बात ये हो रही है कि एडिशनल 300 मेगावाट जो है, वो ये जो एग्जिस्टिंग लाइंस हैं, जो कि जिनसे हमको इस वक्त 750 750 तक बिजली आती है, अगर NTDC, प्लीज सर मार्क माय वर्ड्स, NTDC जो इनके कंडक्टर्स हैं जो कि जामशोरों पे आते हैं, अगर उसको वो ऑगमेंट कर लें, इनहेंस कर लें, रिहेबिलिटेट कर लें, तो इससे 300 एडिशनल बिजली आ सकती है, जिसपे कि हम इंशाल्लाह कैबिनेट कमेटी में जा रहे हैं, थर्सडे को है, उसमें वो इसकी अप्रूवल दे रहे हैं और शायद 7-8 महीने लगेंगे। सो ये 300 मेगावाट और आएंगे, ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो इसको शॉर्टफॉल आप कह रहे हैं इतना ही है, इतना ही शॉर्टफॉल होगा? नहीं सर, भाई मुझे कंप्लीट कर दो ना, ताकि अगली दफा जो है ना ये ना कहें कि यार तुमने कभी बताया नहीं, तो मैं नंबर लेके चल रहा हूँ, उन नंबरों को नोट कर लें, रिकॉर्ड भी कर लें। खुर्रम, आपके मसला खत्म हो गया, इसके बाद अब दूसरे मॉडरेटर्स जो है ना वो इंटरवीन करेंगे। भाई जल्दी से जवाब देना इस बात का। हमारे ख्याल में अगले साल की पीक डिमांड करीब 4000 मेगावाट तक हिट कर सकती है। हो सकता है 3900 4000, बस अब 4000 अगर हम समझ लें, और ये 525 मेगावाट ऐड भी हो जाता है, तो क्योंकि हम इस वक्त 3200 मेगावाट पे जाते हैं, जिसमें कि विंड का 150 मेगावाट है जो हमसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह मियाँ चलाते हैं उसको, और 50 मेगावाट एक कैनप भी है। सो ये दोनों वो है जो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। आई कैन अश्योर यू इंशाल्लाह फ्यूल क्राइसिस अब नहीं होगा, जितनी प्रॉब्लम हुई है सब बहुत बेहतर तौर पे मैनेज करेंगे। सो बैरिंग एनी फ्यूल प्रॉब्लम, हमारी बिटवीन 3 to 3200 सप्लाई हो सकती है। 500 इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आ जाएगा, तो हम तकरीबन 3700 के करीब पहुंचेंगे, जो 3500 भी हो सकता है अगर विंड ना हो। अभी भी जब मैं ट्यूसडे को जाऊंगा तो मैं गवर्नमेंट को ये बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बेहतर ये है कि अगर हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए 200-300 मेगावाट या तो कोई रेंटल पावर ले आएं या कुछ कर लें, और या आप इस बात पे एग्री करें कि यार चलो 200-300 मेगावाट लोड शेड करते रहना। तो 200-300 का प्रॉब्लम ये होता है कि पीक में वो ज्यादा हो जाता है, ऑफ पीक में कम हो जाता है। बट यस, इस वक्त ये नंबर्स हैं सर, हमने 3600 मेगावाट देखी है, 4000 तक अगले साल जा सकती है। बेस्ट केस सिनेरियो 525 मेगावाट ऐड हो सकता है, 3200 प्लस 500 3700 4000 की डिमांड, ये गैप है। सो एंड वी विल बी टॉकिंग टू द गवर्नमेंट, आई होप मेरे ख्याल में ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस टू एक्सप्लेन दीज नंबर्स। और ये भी याद रखिएगा, क्योंकि खुदा न खास्ता अगले साल कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो आपको ये याद हो कि मैंने ये सब बातें की। तो 8 से 9 महीने आप कह रहे हैं इसमें सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, और ट्यूसडे को हम जा रहे हैं जिसमें, और खैर कुछ और भी ऑप्शंस हैं उसमें। एक जो लकी वाला प्लांट है, शायद वो उससे क्विकली कुछ कर सकती हूँ, मगर उसमें भी एक ट्रांसफार्मर चाहिए स्टेप डाउन का। यू नो देयर आर टू मेनी थिंग्स, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस, बट दिस इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके अगले साल एक 220 का ग्रिड बन रहा है, उससे तकरीबन 400 आएगी इंक्रीमेंटल, तो वो, और उसके अंदर 900 का दूसरा यूनिट चल गया होगा, तो 400 और 500 900 उसके अगले साल के लिए अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। वी शुड बी फाइन विद दैट। उसके अगले साल के अंदर जो कैनप है उससे बिजली आने की इंशाल्लाह उम्मीद है, वो तकरीबन 500-600 मेगावाट होगी। और उसके आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी हबको से भी बात चल रही है, उनके जो 600 मेगावाट जो 2 यूनिट्स हैं उसको कन्वर्जन की बात चल रही है। हम गवर्नमेंट, मतलब वो भी गवर्नमेंट से बात करें, और मैं समझता हूँ कि रादर देन जो ये आपके कैंडिडेट प्लांट्स हैं ना, जो अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि लाए जाएं, जो प्लांट्स अवेलेबल हैं और जो मतलब अगर इम्पोर्टेड कोल के ऊपर अगर 7-8 सेंट पे बिजली दे सकते हैं तो उनको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमारी डिमांड भी ऑब्वियसली ये 3-4 साल की डिमांड है। और मैं सिर्फ एक जफर साहब की बात पे क्विकली एंड करूंगा कि हमें इस मोड में नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास बहुत बिजली है और हमें कोई जरूरत नहीं है।
और हम तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जब इस मोड में जाते हैं ना तो हम पावर लाना बंद कर देते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान 6-7% की जीडीपी देखे, और अगर पाकिस्तान ने देखी, आपके पास विंड भी है, आपके पास थोड़ी 5 से 10% रिडंडेंसी होनी चाहिए, ये कैपेसिटी बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और फिर खुदा न खास्ता हम बैठे होंगे कि यार कहीं से बिजली आ जाए जल्दी से, 17% रिटर्न देंगे, आईएएस देंगे, कमिटमेंट्स करेंगे लंबी लंबी, और फिर पावर ऐड करना शुरू कर देंगे। सो ये जो है ना पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से ये समझने की जरूरत है कि आपके पास, मतलब अगर आप हाईवे बना रहे हैं तो पहले गाड़ियां आएंगी या पहले हाईवे आएगा, ये सोच लें। मतलब हाईवे पहले बना लें कि जब गाड़ियां खड़ी हो जाए तो फिर आप जल्दी जल्दी कोई उल्टी। ठीक है मुनीस भाई, बस बॉटम लाइन ये है कि 8 से 9 महीने लगेंगे सिचुएशन को बिल्कुल सही होने में। मैं ठीक कह रहा हूं? अभी डिमांड नहीं, सिचुएशन अभी डिमांड नीचे चली जाएगी, डिमांड नीचे चली जाएगी। आपका जो लोड शेड है वो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से तो अभी भी आजकल में भी किसी भी ऐसे एरिया में लोड शेड नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। ये इट्स अ मैटर ऑफ मैक्सिमम फ्यू डेज। डिमांड जैसी तकरीबन 3100-3200 के और 3000 के नीचे जाएगी, लोड शेड विल बी वेरी मच नॉर्मल, और सिर्फ उन एरियाज में होगा जो अनाउंस्ड है, और हम इंशाल्लाह उसका डिक्लेयर भी कर देंगे कहाँ लोड शेड करें। ये भी इंशाल्लाह आज रात से शुरू करें। चलें अदनान भाई प्लीज शंघाई का जल्दी से जरा डिस्कस कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, प्लीज। जी मुनीस भाई, शंघाई इलेक्ट्रिक के हवाले से आई थिंक जो ज़ाहिर है जो कॉन्फिडेंशियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो आप डिस्क्लोज कर सकें, जनरली लोगों में कंफ्यूजन ये है कि ये व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स कि आप ऑफर कर दी, ऑफर वापस ले ली, फिर दोबारा ऑफर कर दी, और वो जो टेक्निकल जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग समझते हैं उनको तो ब्रॉडली आइडिया है, लेकिन जनरल जो पब्लिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वेयर आर वी राइट नाउ, एंड व्हाट इज होल्डिंग अप द डील, एंड इफ द डील हैपेंस व्हाट विल बी द सिनेरियो, क्या उससे क्या चेंज हो जाएगा, क्या नहीं चेंज होगा। तो इसके ऊपर आप एक अपना ओवरव्यू दे दीजिए। Is this the last question? And if this is the last question, how many minutes I have to answer this? Because then I will. मेरे पास हर तरह का इसका जवाब 5 मिनट भी दे सकता हूँ, 15 मिनट भी दे सकता हूँ, 1 घंटे। आप बताएं कितनी देर का जवाब चाहिए आप? 5 मिनट वाला जवाब दें और उसमें समरी आप अपनी दे दें कि क्या 5 वाला अच्छा है, 5 वाला। So इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको कुछ अप्रूवल्स देनी है, जिसमें एक नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस है। वो ये है कि ये एंटिटी जो बाय कर रही है ना, इट हैज नो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री। उसकी कंडीशन जो उन्होंने लगाई है वो उसमें उन्होंने रिसीवेबल पेबल्स भी डाल दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। और रिसीवेबल पेबल्स के ऊपर जो है इस वक्त वो सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि एक आर्बिट्रेशन कर लिया जाए कि जो के इलेक्ट्रिक को पैसे देने हैं और जो के इलेक्ट्रिक को पैसे मिलने हैं उसका क्या कोई लिंक है या नहीं है, और क्या केई को जो पैसे गवर्नमेंट ने नहीं दिए, अगर उसकी वजह से के इलेक्ट्रिक को किसी और एंटिटी को जो कि गवर्नमेंट की एंटिटी है, मतलब इट इज़ नॉट सम एंटिटी विच इज़ नॉट गवर्नमेंट, पर एसएसजीसी हो गया या एनटीडीसी हो गया, क्या इनको मार्कअप देने की मतलब के इलेक्ट्रिक की ऑब्लिगेशन है? यकीनन शायद एग्रीमेंट्स के हिसाब से तो हो सकता है कि क्योंकि आईए में कुछ लिखा हुआ है और उन एग्रीमेंट जो कि कहीं पे तो एग्रीमेंट है भी नहीं बिल्कुल। यहाँ पे अमीन भाई ने भी शायद सवाल किया है कि एग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल हमारा एग्रीमेंट नहीं है, और हम जितनी भी कोशिश कर चुके हैं दोनों तरह से हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें 100 अरब रुपए देने, हम कहते हैं हमें 13 अरब रुपए देने, तो इस सिचुएशन के अंदर एग्रीमेंट कैसे होगा? सो इसलिए एग्रीमेंट नहीं है, मगर वो एक सीसीओ का डिसीजन है जिसकी बेसिस पे हमें गैस मिल रही है। सो इस पॉइंट के ऊपर कि रिसीवेबल और पेबल जो है ना, उस पर आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है कि अगर हमें वाटर बोर्ड के पैसे नहीं मिले जो फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी थी, और उसकी वजह से हमने डिफॉल्ट कर दिया किसी पेमेंट में, तो उस डिफॉल्ट, और वो पेमेंट गवर्नमेंट की एंटिटी को होनी थी, भाई इट कैन बी अ सेपरेट एंटिटी, और जिसपे के केसेस चल रहे हैं, मतलब हम कोर्ट में भी हैं। ये फैसला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट फैसला है। बाकी चीज़ें इतनी आसान, इतनी मुश्किल नहीं है। और इस पे एक प्राइवेटाइजेशन ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है, उसके कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने डिजिग्नेट किया है, उसमें कुछ TORs हैं, उस पर कॉन्वर्सेशन हो रहा है। वो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि उसमें कुछ थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ऑल इज एग्रीड, बट वंस द TOR इज एग्रीड, and if the TOR is agreed in a manner which is acceptable to the incoming shareholders,
then they will not wait for the outcome, they will come. And obviously ये conversation देखें, मैं उतनी बार बता रहा हूँ जितनी मुझे पता है. This conversation is happening between shareholders and them. What I know is that they will not probably wait for the outcome, but अभी ये conversation इस बात पे dependent है that what we agree with the privatization. Other than that, मेरे ख्याल में और कोई इशू नहीं है. So जब ये हो जाएगा तो आई एम श्योर उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, उनकी ऑफर स्टिल वैलिड है. और वो एंड अगेन मोर इन्फॉर्मेशन प्रॉब्ली शेयर होल्डर्स आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस. मेरा एक व्यू है कि मैं भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर थोड़ा बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है. थोड़ा सी जरा आप अपने शेयर होल्डर्स जो पुराने हैं उन्हें उनको कहें थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़े, बहुत नजदीक पहुंच गए हम लोग. नहीं उसके होगा सर मुनीस भाई, शंघाई के आने से क्या होगा, मतलब ये भी जरा सा आइडिया देना कि व्हाट देखो यार, इस पे तो कोई कोई शक नहीं है कि शंघाई इज पार्ट ऑफ स्पिक. ठीक है, शंघाई खुद जो है ना वो तो शंघाई को कंट्रोल करती है, मगर वो भी 30,000 मेगावाट सप्लाई करती है शंघाई के. वहाँ पे उनका जो नेटवर्क है सारा. SPIC जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो कोई 1,30,000 मेगावाट ओवरऑल चाइना में कंट्रोल करती है. और then if they are, because they are all state owned enterprises, so उनके पास ये एबिलिटी होती है कि चाहे वो स्टेट ग्रिड से लोग ले आए, चाहे वो चाइना डिजाइन इंस्टीट्यूट से लोग ले आए. आई एम श्योर यार जब वो आएंगे they will come with eyes wide open and they have done I would say a very cumbersome due diligence, technical, financial, legal, operational, सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है. and the offer whatever they have made to the shareholder, it is after considering all these things. मतलब ऐसा मेरे ख्याल में तो आपके पास एक बहुत ही एक फॉर्मिडेबल एक इन्वेस्टर होगा जो पावर सेक्टर से रिलेट करता होगा, जिसके पास कोई लिमिटेशन नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ. देखिए आपको ये बात भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, और मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं उनको गिव द करंट मैनेजमेंट सम क्रेडिट कि यार इस बात के बावजूद कि आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है ना they have few problems and I hope कि वो रिजॉल्व हो जाए. At the same time transaction is outstanding for so many years. ठीक है ना, मगर हम ये जो नंबर्स आपको इन्वेस्टमेंट के दिखाएं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे KPIs मीट किए. अब अपार्ट फ्रॉम द कोविड जो कि पूरे पाकिस्तान में हम अभी भी $650 मिलियन का प्रोजेक्ट हमने साइनोशोर की अप्रूवल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन है. हरमिस की फाइनेंसिंग की अप्रूवल हो चुकी है, लोकल बैंक्स लाइंड अप हैं, हम 10% की डाउन पेमेंट कर चुके हैं और वी आर सेट टू डू अ फाइनेंशियल क्लोज. इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे और जो खुरम भाई आप प्लीज गिव अस सम क्रेडिट कि यार ये दिस इज नॉट अ CP फॉर द KE इन्वेस्टमेंट प्लान. So and let me tell you the entire business plan going forward, we are not envisaging any equity from the sponsors. So that's a good part. जो 14 साल का हम डेट लेने के लिए जा रहे हैं and at the same time हम कन्विंस कर रहे हैं कि जी जो भी हम जैसे भी मतलब काले पाकिस्तानी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला we'll be able to manage K Electric even if this transaction is delayed. So this is on the and again if you want to ask more फिर वो शेयरहोल्डर जवाब दे सकते हैं आपको. मैं आप सही कह रहे हैं ये बहुत अदनान मेरा सवाल कोई है? अदनान रिजवी जी नहीं बस ये सवाल था. मेरे एक कमेंट है मुनीस भाई जो आपने उसकी तरफ इशारा भी किया, जो आपने सारी बातें की हैं कि इस वक्त पे ये क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन बना हुआ है और सब लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, और आई बिलीव कि इस वक्त जो लोग एट हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो भी असद उमर साहब से शुरू करके और बाकी आपके नदीम बाबर और शहजाद कासिम, ये सारे मतलब ये टेक्नोक्रेट्स टाइप के लोग हैं. तो इस वक्त पे अगर ये कुछ फंडामेंटल इश्यूज जो हमारे हैं वो हाईलाइट होके और उनका वंस एंड फॉर ऑल कोई डिसीजन हो जाए, जैसे आपने कहा कि उसने DG ऑयल को जिस दिन PSO ने लिखा तो वो चीज एस्केलेट होके और अगले दिन उसके ऊपर डिसीजन हो जाना चाहिए. तो मतलब ये चीजें आइंदा ना हो, मतलब इससे कोई लर्निंग्स ऐसी हो कि जिसकी बेसिस पे कोई 1 2 3 4 लोग मिलके कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल क्रिएट करें कि दिस शुड नॉट हैपन अगेन. ट्रू यार अदनान आई विश गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हो. और मैं फिर ये कहूँगा द रीजन व्हाई आई सेड दैट दिस क्राइसिस, मैं यकीन करें आप इस बात के बावजूद कि मेरे पोस्टर लगे हुए हैं, आई एम वेरी फेमस नाउ, मगर मैं समझता हूँ कि शायद के इलेक्ट्रिक को इंशाल्लाह ताला और कराची वालों को के इलेक्ट्रिक इस कराची को ना इसका बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन. जिस तरह एस्केलेट हो गया है ना और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ऐसी आइडेंटिफाई हो गई हैं
कि अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ने उनको एड्रेस नहीं किया ना, तो फिर इट कैन बी अ प्रॉब्लम। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जैसे कि मुझे कहा गया कि आपने हाईलाइट नहीं किया था, और मेरे ख्याल में मुझे अभी भी यकीन है इंशाल्लाह, आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी नीडेड, आई थिंक इट इज़ नाउ ऑन द टॉप ड्रॉर, और ये हो जाएगा। और जहाँ तक शंघाई का और इसमें प्रॉब्लम जो है ना, मैं अभी भी समझता हूँ थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक जो था ना वो हुआ। जो लेने वाला था उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो बैलेंस शीट देख करके ही वॉज ओके कि यार हम इसको मैनेज कर लेंगे। मगर जो जिसको अप्रूवल देती थी ना, उसने ये सोचा कि यार मैं इसको अंडर प्रेशर लेकर के ना एक ऐसी चीज एग्री करा लूं जो शायद अंडर नॉर्मल कोर्स हम एग्री नहीं करेंगे। और मैं फिर आपको ये कहूंगा, अगर हम इन दोनों की लाइबिलिटीज को ऐड करें, जो कि तकरीबन कोई 130 बिलियन रुपए बनती हैं, और वो कोई $900 मिलियन बन जाएगी, तो के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 27 बिलियन शेयर हैं। अगर वो ₹3 का भी है तो भी कोई 800-900 बिलियन रुपए बनते हैं। तो हमारा तो मार्केट कैप नहीं है जितने ही हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो एक सिर्फ सोच ही हो सकती है ना कि हम ये पैसे दे देंगे, और अगर इसको आप रोक करके ट्रांजैक्शन रोकेंगे तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन नहीं होगी, rather than that we'll be able to pay those amounts. So और उस वक्त ये जब पहली दफा जो ECC हुई थी, जिसमें असद उमरी चेयरमैन थे, एंड आई वाज इनवाइटेड इन दैट मीटिंग, और उन्होंने ये बल्कि सेक्रेटरीज को ये कहा था कि यार जो लेने वाला है ये तो उसकी फिक्र होनी चाहिए ना, और आप लोग एक मतलब एक स्टेट ओन्ड एंटिटी आ रही है, इज इट नॉट गुड फॉर यू टू टॉक टू देम रादर देन जो लोग जा रहे हैं उनको आप पकड़ के बैठे हुए। बट वही होता है पाकिस्तान में थोड़ा कि वो उनका ये नहीं जी, हमारे पास तो इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये डिले हो गया है। एंड आई होप सैनिटी विल प्रिवेल और कर देंगे। शंघाई का इंटरेस्ट जो है वो उन्होंने अभी अनाउंस किया है, सो आई थिंक आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, इट इज इन द ठीक है मोनिस, मैं बस इसको लास्ट में मैं असफर को देता हूँ। बस एक मेरा पॉइंट है वो बस मैं बोलना चाहूंगा कि देखें, एक कनेक्शन जो है ना, वो एक कहते हैं ना पावर का कनेक्शन जो है ना, ये बिटवीन कराचीइट्स एंड के इलेक्ट्रिक, ये क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, और देखें आपके एंड से भी चीजें जो है वो जस्टिफाइड हैं कि आपको भी किसी को जवाब देना है। सिर्फ आपके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो ठीक नहीं है, और क्रिटिसिज्म जो है ना वो सही जगह पे होगा तभी उसका सोल्यूशन आएगा। तो देखें, आप अपने एंड से काइंडली कराचीइट्स के साथ एक और मजबूत रिश्ता कायम करेंगे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक भी यही रहेगी, कराचीइट्स भी कहीं नहीं जाएंगे। हमें मिलकर इस सिचुएशन को जो है ना रिजॉल्व करना है। तो मेरा ये पॉइंट है कि हम मिलके करें, और आप अपनी कम्युनिकेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मैं आपको बता रहा हूँ खुरम, जो आप कह रहे हैं यकीन करें, मैं और मेरे जो कुछ और दोस्त हैं कराची में जो के इलेक्ट्रिक में, मैं उनको ये कहता हूँ, अगर हमने के इलेक्ट्रिक छोड़ भी दी ना और के इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या मुंह दिखाएंगे यार कि हम कराची में थे, ये हम इसमें 10-12 साल काम कर चुके हैं, और मतलब हाउ कैन वी एस्केप फ्रॉम दैट, ये हमें पता है इस बात का। और इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ ये अश्योर करा सकता हूँ कि आपको यू विल प्रोबेबली सी मोर कम्युनिकेशन फ्रॉम केई। इंशाल्लाह हम कोशिश तो ये करें कि हम, अल्लाह करे कि हम उसमें कामयाब हो जाएं, कि हम आपको वीकली बेसिस के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर ये भी बता दें कि लोड शेड कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, किस लेवल पे हो रही है। And inshallah we'll take the transparency to the next level because we have nothing to hide, we are not doing anything which is मसले रिजॉल्व करें जल्दी रिजॉल्व करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस सही है। असफर प्लीज टेक ओवर फ्रॉम दिस फ्रॉम हियर। यस मोनिस, मैं आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अपनी क्लोजिंग समरी विद इन 2 or 3 मिनट अगर आप दे दें, जिसमें आपकी अगर गवर्नमेंट से अपील है, पब्लिक के साथ अपील है, जो फाइनल आपका बॉटम लाइन मैसेज है वो आपका क्या है विद इन 2 minutes 120 seconds 20 seconds okay thank you very much, thank you for this call and explanation। I hope कि मैंने पता नहीं कितना एक्सप्लेन कर पाया है नहीं। देखिए, आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जो अगले साल पावर आनी है 525 मेगावाट, ये इंश्योर करें। एंड गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, एंड अगेन मुझे यकीन है इंशाल्लाह जिस किस्म की ये सेंसिटिविटी हो गई है ना, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये जो बाकी सारी बातें हैं कि हम ओवर बिल हो रहा है, इंशाल्लाह उसमें भी हम जो ये आपको हर महीने आपके बिल पे आपकी तस्वीर भी आ जाना शुरू हो जाएगी, आपको वो भी हो जाएगा। और ये सारी मिथ्स हैं, इसको जिसको भी समझना है वो अलग से भी समझ ले। ना ऐसा होता है कि हम अपने मीटर्स को कहीं घर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, ना ऐसा हो सकता है कि हम अदर देन नेपरा कोई चीज़ चार्ज कर सकते हैं। हमारा कॉस्ट प्लस टैरिफ है। मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि
ऐसा कुछ नहीं हम बिल्ड कर सकते जो हमें रेगुलेटर अलाउ ना करे। इस वक्त जो कराची के अंदर हम इंशाल्लाह अगले साल सिस्टम अपग्रेड करने जा रहे हैं वो फिनोमिनल होगा। जो हमने MDMS लगाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई विल नॉट शाई एंड आई नॉट मिंस माय वर्ड्स, जो हमें कुछ जगह पे कुछ PMTs के ऊपर प्रॉब्लम नजर आई है, वो लेट मी टेल यू कि हम उसका ना, अगर हमारे पास पैसे भी आ जाए ना, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है विद इन नॉट ओनली KE बट इवन कॉन्ट्रैक्टर्स कि हम उन सारी चीज़ों को ठीक कर सकें। हमें थोड़ा वक्त लगेगा। एक चीज़ होती है ना, आपको प्रॉब्लम पता नहीं है तो आप उसको कहते हैं चलो ठीक है। अब आपको पता है कि ये PMT ओवरलोडेड है, मगर वो आप कितने PMT रिप्लेस कर सकते हैं? अच्छा, एक बारिश का क्विकली मैं जवाब दे दूं कि देखें, यस हादसात हुए, और मैं ये भी कहूँगा कि हमने नेपरा के ऑर्डर को जो जो उन्होंने दिया था हमने उसको कंप्लाई किया है। मसला यही है कि मैं अभी भी ये कहूँगा कि जिस दिन बारिश हुई है उससे एक दिन पहले रात को हमारे PMT के ऊपर 2 केबल वाले चढ़ के कुंडा लगा रहे थे, उनको करंट लगा, वो बच गए। मगर लेकिन सिर्फ समझने की बात ये कि 1,20,000 लंबा नेटवर्क है, और किसी और वक्त उठा रखिएगा जब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस हमारे नेटवर्क को किस तरीके से इंक्रोच किया हुआ है। नॉट ओनली खाली केबल नहीं, लोगों के घरों के अंदर हमारे पोल हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, हमने अपना डिजाइन चेंज कर दिया है। इस साल में हमारे पास तकरीबन 1,70,000 LT पोल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 95% पोल्स को जाके चेक करके जियो टैग किया है और हमने उसकी रीडिंग्स ली हैं। मगर प्रॉब्लम यही है कि हम 1,70,000 पोलों पे 1,70,000 आदमी नहीं खड़े कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ रात को कुंडा उतरता है ना, वहाँ सुबह कुंडा लगता है। मैं क्योंकि ये इसमें साबित करना चाह रहा था, मैंने वहाँ पे कहीं कहीं पे अपनी गाड़ियां खड़ी करके लोगों को पकड़वाया भी है, तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, पुलिस को भी बताया है। मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये और आप ये पाकिस्तान में किसी भी और जगह चले जाएं, किसी लाहौर चलें, आपको लाहौर में कहीं ऐसा केबल नजर नहीं आएगा जैसा कराची में। जितनी अभी आपको DHA में अंडरग्राउंडिंग नजर आ रही है, मैं आपको DHA ने हमसे कहा पॉजिटिव वर्ड, आगे पॉजिटिव आउटलुक बताएं। आगे पॉजिटिव वर्ड ये है कि वी विल डू आवर मेंटेनेंसेस इंशाल्लाह, सिस्टम इज गोइंग टू बी बेटर। पावर जनरेशन के ऊपर ये हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें है RLNG की लाइन डलनी है, बट हमें पता है सब क्या क्या होना है। इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। जो ये हमारा इंक्रीमेंटल पावर है, इस पे गवर्नमेंट के साथ हम एंगेज होंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा हमारे बोर्ड मेंबर्स कुछ यहाँ मौजूद भी हैं, अगर मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा तो बाद में हो सकता है मेरी बजा दें, लेकिन वो भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, वो बड़ी हमारी हेल्प कर रहे हैं, और एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस बिजनेस वेरी वेल, एंड इंशाल्लाह वी विल अपीयर टू बी a more transparent, more interactive and a better organization inshallah. Thank you. Thank you Monis। और इस क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की तरफ से, और इस उम्मीद का इजहार करता हूँ कि जो बातें आपने यहाँ पे शेयर की हैं, अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है, अपना लाइन ऑफ एक्शन शेयर किया है, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जो चीज़ें आपकी इस वक्त इन प्रोसेस हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारी डिफरेंट इदारे हैं, नेपरा है और बहुत सारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, कि वो इस कराची का जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है उसको एक विन विन सिचुएशन में लेकर आए, क्योंकि अगर ये मसला सॉल्व होता है तो ऑफ कोर्स वो एक आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है। और कराची चूँकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 25 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, जबकि जो सेंसस में फिगर हमारी है वो 16 मिलियन है। तो 9 मिलियन अगर आपने काउंट ही नहीं किया एक शहर के, तो आप उस शहर की प्लानिंग कैसे करेंगे? एटलीस्ट जो कराची का जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है उसमें KE को चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करे। और विद दिस नोट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अराउंड 25,000 ओवर पार्टिसिपेंट्स अटेंडेड दिस कॉन्वर्सेशन वाया फेसबुक लाइव, और उसमें बड़ी हॉट डिबेट भी फेसबुक पे चलती रही है, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे थे। और with this note, I am again grateful to Monis Alvi and for his because जब मैंने इनसे कहा कि आपने ये conversation करनी है तो within a minute he confirmed me. So this also shows that he is ready for dialogue, and I think जो civilized societies में जो एक role होना चाहिए हम जैसी organizations का या हम जैसे individuals का, कि हम dialogue के through बात करें। और यही I urge all the political parties also कि एक टेबल पे बैठे dialogue करें। I'm not marketing KE here. I am a concerned citizen of Karachi. I am a concerned Pakistani. लेकिन हम चूंकि एक पॉलिटिकल ग्रुप हैं,
तो हम हमेशा ये आवाज उठाते हैं कि मसले का जो हल है ना वो डायलॉग है, और डायलॉग के बाद अगर चीज नहीं हो तो फिर आप जाते हैं स्ट्रीट की तरफ। तो बुरा भला बोलने से, सिर्फ क्रिटिसाइज करने से मसला सॉल्व नहीं होगा। कई के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो भी सारे कराची के लोग हैं, वो एक आम पाकिस्तानी हैं और वो वहाँ पे जॉब करते हैं, वो इस कंपनी को ओन नहीं करते। तो मेरा ख्याल में कि बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, दोनों साइड से हैं, लेकिन मसले का हल हमने खुद निकालना है, और मसले का हल हमेशा गुफ्तो शनीद से होता है, डायलॉग से होता है। और यही चीज हमें अपनी जो डिफरेंट एरियाज ऑफ हमारी लाइफ के हैं, जो शहर के हवाले से हैं, मुल्क के हवाले से हैं, हमें यही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और विद दिस नोट आई एम ग्रेटफुल अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड नाउ मीटिंग इज एडजर्न। हम आज रात को ये जो वीडियो है, हमारा यूट्यूब चैनल है नटशेल कॉन्फ्रेंसेस का, हमारी इससे पहले भी जितने 11 डायलॉग्स हुए हैं उनकी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये वीडियो भी आज की कंप्लीट हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद रहेगी, लेकिन यूट्यूब चैनल पे हमारा जो है वो विद मोर एडिटिंग हम इसको अपलोड कर देंगे, और आप नटशेल कॉन्फ्रेंसेस यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। द मीटिंग इज एडजर्न। थैंक यू।